अरे यार ऑफिस से आने में थोड़ा सा लेट हो गया। जी बिल्कुल। जी खैर मुबारक जानी, खैर मुबारक। बिल्कुल देंगे, ट्वीट देंगे जानी। नहीं नहीं, फर्स्ट डे नहीं था भाई, अभी तो एक महीने बाद ज्वाइनिंग दूंगा। आज फाइनल हुआ है। एंड कंप्लायंस। हाँ, ये अलग पोजीशन से इस पर डिस्कस करता हूँ तुमसे मैं। नहीं, अलग ही है। बिल्कुल जी। बिल्कुल मैं करता हूँ। हम आज क्लास के बाद या जल्दी से हम आज लावत हो जाए, फिर हम शुरू करते हैं IFRS 9। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये बता दें, सबके पास स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन शो हो रही है? मंगी हो तुम्हारे पास नहीं, उनके पास? अच्छा जी। IFRS 9 फिर वही बात कहूंगा, जिसने जहां से भी पढ़ा हुआ है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई किसी और ने कुछ और पढ़ा दिया हो, यहाँ पे कुछ और पढ़ाया गया हो, होनी चीजें सेम है। कोशिश ये करूंगा कि यहाँ पे इसको समराइज करके आपके पास प्लेट में रख दूं इसको। सही है जी। जब भी मैं IFRS 9 का जिक्र करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि IFRS 9 में एक इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा ही है भाई, सही कह रहा हूँ मैं? ऑनलाइन वालों। बिल्कुल जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा जी, फिर मैं IFRS से पूछता हूँ कि भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हैं कितने टाइप के होते हैं? तो वो जवाब देता है कि भाई फाइनेंशियल एसेट होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है और इक्विटी होती है। तो सर हमने देखा कि इसके अंदर आता है भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पहली चीज फाइनेंशियल एसेट। ऐसा ही है भाई। फाइनेंशियल एसेट में सबसे पहले आता है कैश, राइट टू रिसीव कैश और शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। अच्छा, कैश तो मतलब जो मेरे पास हार्ड कैश अवेलेबल है या बैंक में पैसा अवेलेबल है। राइट टू रिसीव कैश का मतलब ये है कि आपने किसी को उधार दिया हुआ है, वो होता है भाई राइट टू रिसीव कैश। एक और चीज सुनो, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेस किए हुए तो वो भी एसेट है, बट वो फाइनेंशियल नेचर का एसेट है। ये बात समझ आती है? चलें जी, इसके बाद फिर वो कहता है कि भाई फाइनेंशियल लायबिलिटी भी होती है। फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे। जैसे किसी बंदे ने किसी को लोन दिया तो वो उसका है फाइनेंशियल एसेट, और जिसने ये लोन रिसीव किया वो है ऑब्लिगेशन टू पे। अच्छा जी, या तो इक्विटी होगी। अच्छा, अब इसको ब्रॉडर एक्सपेक्ट में देते, तुम लोगों ने किया हुआ भी होगा। ब्रॉडर एक्सपेक्ट की बात यह है कि जब मैं बिजनेस को देखता हूं किसी भी, तो एक बंदा किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है, उसको मैं कहता हूं इन्वेस्टर। अगर मेरे पास आइडल पैसा है, हाँ जी सैयद अली, अगर मेरे पास आइडल पैसा है तो क्या मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता हूं? ऐसा है। अच्छा, अगर मैं वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा तो या तो वो किसी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, या वो किसी कंपनी की डेट सिक्योरिटी हो सकती है। डेट सिक्योरिटी का मतलब यह है कि क्या मैं किसी कंपनी के बॉन्ड परचेज कर सकता हूं? अच्छा, अब एक और बात मुझे बताओ, जब मैं किसी कंपनी के बॉन्ड या डिबेंचर परचेज कर सकता हूं तो क्या ये मेरी इन्वेस्टमेंट है? अच्छा, जो ये मैंने इन्वेस्टमेंट की है फ्री में की है या मुझे रिटर्न मिलेगा? रिटर्न मिलेगा, उसको मैं कहता हूँ कुपन। अभी हम आगे जाके देखेंगे, तुम लोगों ने सीखा हुआ भी होगा। अच्छा जी, इसके बाद यानी आप ये कह रहे हैं कि सर इस वाले IFRS 9 में मुझे अकाउंटिंग सीखनी है सबसे पहले इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर वो बंदा है जो पैसे देगा। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, जब ये बंदा इन्वेस्टर पैसे देगा तो वो दो सिक्योरिटीज की मद में दे सकता है, या तो किसी कंपनी के शेयर खरीद लेगा, या तो किसी कंपनी की कौन सी सिक्योरिटी खरीदेगा? डेट सिक्योरिटी। सर अब मेरी बातें सुन के कुछ इस तरीके से लग रहा है आपको, सुनिएगा। बातें सुन के ये समझ आता है कि हमें इस वाले स्टैंडर्ड में
सबसे पहले तो एक बंदे की अकाउंटिंग सीखनी है जिसका नाम है इन्वेस्टर, और फिर वही बंदा जो इन्वेस्टर है वो कितने तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है। आप बोलेंगे दो, या तो किसी कंपनी के शेयर परचेज करेगा या किसी कंपनी को उधार देगा। किसी कंपनी को उधार देने का मतलब है राइट टू रिसीव कैश, और जब भी मैं किसी कंपनी को उधार दूंगा और वो मेरा राइट टू रिसीव कैश बनेगा तो हम उसको जार्गन्स की जबान में कहते हैं डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। ऐसा ही है, डेट सिक्योरिटी टेक्निकली वो आपको कागज के पन्ने पे लिख के देगा कि भाई आपने मुझे इतने पैसे दिए, हम आपको इसके ऊपर इतना रिटर्न देंगे इतने इतने टाइम में। क्या बात समझ आती है ये वाली? चलें जी, इसके बाद सेम इज द केस विद इशूअर, यानी ये दूसरा बंदा है जिसकी हम अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। जरा फोकस करना, ये जो इशूअर बंदा है, इशूअर लोगों से पैसे लेगा या देगा? हाँ जी, इशूअर लोगों से पैसे लेगा या देगा, जल्दी बताएं। लोगों से पैसा लेगा और सिक्योरिटीज इशू करेगा, यानी सिक्योरिटी इशू करके पैसे लेगा। अच्छा, इन्वेस्टर क्या करता है? पैसे देके सिक्योरिटी रिसीव करता है। यहाँ पे इशूअर का मतलब ये नहीं कि पैसे इशू कर रहा है, यहाँ पे इशूअर का मतलब ये है कि वो सिक्योरिटी इशू करके लोगों से पैसे ले रहा है। यानी सिक्योरिटी यानी कुछ चीजों पे लिख के दे रहा है कि भाई हाँ मैंने आपसे इस मद में पैसे लिए। वो दो मद हो सकती हैं, या तो शेयर इशू करेगा या तो अपनी डेट सिक्योरिटी इशू करेगा। अगर डेट सिक्योरिटी इशू करेगा तो वो इस इशूअर के लिए होती है ऑब्लिगेशन टू पे, और अगर वो इक्विटी सिक्योरिटी इशू करेगा तो उसके लिए होता है वो शेयर कैपिटल। क्या बात समझ आ रही है? चलें जी, अब यहां पे समराइज करते हैं इसको। क्या मैं कह सकता हूं मैं इस पूरे IFRS 9 के अंदर दो बंदों की अकाउंटिंग सीखूंगा, पहला इन्वेस्टर, दूसरा इशूअर। अब यूं सोचो, इन्वेस्टर कितने तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है? दो, डेट और इक्विटी। डेट सिक्योरिटीज का मतलब है डिबेंचर, बॉन्ड, TFC, XYZ। ऐसा ही है भाई। अच्छा, सिमिलरली क्या मैं किसी कंपनी की इक्विटी सिक्योरिटीज परचेज कर सकता हूँ, यानी शेयर्स? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं पैसे दो मद में दे रहा हूं तो सामने वाला बंदा भी तो दो तरीके से पैसे रेस कर सकता है। या तो वो अपनी डेट सिक्योरिटी इशू करेगा या इक्विटी सिक्योरिटी इशू करेगा। क्या दोनों की अकाउंटिंग सीखनी है हमें? यस सर जी, यहां तक हमारी कहानी खत्म होती है, इसके आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले किसकी अकाउंटिंग सीखनी है भाई? सर इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सीखनी है। हाँ भाई, क्या मैं इक्विटी सिक्योरिटी में डेट सिक्योरिटी राइट टू रिसीव कैश है ना? नहीं मनीष, क्या हो गया? अच्छा, डेट सिक्योरिटी राइट टू रिसीव कैश है, बिल्कुल। शेयर्स में इन्वेस्ट करना होता है, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, सही है। अच्छा भाई, इक्विटी सिक्योरिटी तुम लोगों ने जहां से भी पढ़ा होगा, तुम लोगों ने तो खैर ऑब्वियसली यहाँ से पढ़ा हुआ है। इक्विटी सिक्योरिटी जब आप परचेज करते हो किसी कंपनी के शेयर, प्लीज सुनना, ये एक क्विक रिवीजन है। क्या आपको स्टैंडर्ड ने कुछ क्राइटेरिया बताया है कि इसको आप किसी मॉडल पे रख सकते हो? यानी हम जैसे पीपी में कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल होता है ना, यहाँ पे है सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल। पर ये आपको डिसाइड करना है क्या फेयर वैल्यू थ्रू OCI या फेयर वैल्यू थ्रू PNL। क्या मैं सही कह रहा हूँ? पक्की बात है। चलें जी, आ जाएं भाई। डेट सिक्योरिटी, आप मुझे वैसे ही वर्बली डिस्कस करें मेरे साथ। डेट सिक्योरिटी के अंदर आपको कितने टाइप के मॉडल अलाउड हैं? 3। अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू PNL। वेरी गुड जी। इसमें फेयर वैल्यू थ्रू OCI और फेयर वैल्यू थ्रू PNL, क्या आप हेल्प कर सकते हैं कि क्या मैं अपने हिसाब से फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे चला जाऊं? एक एक करके क्या मैं अपने हिसाब से फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे चला जाऊं? देखो, आप सोचो किसी भी कंपनी में अगर फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई है, तो अकाउंटिंग तो आपको करनी है, बीइंग एन अकाउंटेंट, सही है। आपने शेयर्स परचेज किए, तो भाई पहले दिन पे तो मैं इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट करूंगा। भाई फिर आपको ये डिसाइड करना है कि मैं इस शेयर्स की अकाउंटिंग IFRS 9 के तहत करूंगा। बोलेंगे यस। अच्छा, IFRS 9 के तहत क्या ये जो मैंने, जब मैं कह रहा हूं कंपनी ने शेयर्स परचेज किए तो इक्विटी सिक्योरिटी है? ऐसा है। इक्विटी सिक्योरिटी को आप इन एनी केस रखेंगे फेयर वैल्यू पे। फिर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, सुनिएगा मेरी बात, आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई आप जरा अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या आप ये शेयर्स कोई लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख रहे हैं या खरीदी इसलिए रहे बेचने और खरीदने के लिए? क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा सुनो मेरी बात, लॉजिक क्या थी, आज एक बात फिर बता रहा हूं। भाई वो कहता है कि भाई जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स के एग्जांपल दे रहा हूं, एक आपने 12 रुपए का शेयर परचेज किया, प्लीज सुनिएगा।
₹12 पर शेयर आपने परचेज किया, ₹12 का, आपने उसको 3 साल बाद बेचा, आपको नहीं लगता कि 12 से लेके 3 साल बाद हो सकता है इसकी वैल्यू 202? तो कितना बड़ा गेन आएगा, और इतना बड़ा गेन जब आएगा इस सिक्योरिटी को बेचने पे, तो आपको नहीं लगता कि पीएनएल में बिला वजह का एक अनसर्टेन गेन आ जाएगा एक ही साल में? ऐसा है। तो इसीलिए देखो उसने एक बात कही, उसने ये कहा कि भाई अगर आपकी नीयत ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो इंसान का बच्चा बन के कहां चले जाना, फेयर वैल्यू थ्रू स्कीम। बात समझ आती है? क्योंकि स्ट्रेटेजिक भाई लॉजिकल बात है ना भाई, ये तो मतलब फाइनेंशियल्स तो मेरे मैनिपुलेट हो जाएंगे, तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का गेन कहां जाता है, ओसीआई में। अच्छा फिर एक और चीज सिखाओ, ये तो बात समझ आ गई कि ओसीआई में जाता है, पर जब इस ओसीआई की इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो क्या ओसीआई से पीएनएल में फेंकूंगा या ओसीआई से रिटेन अर्निंग में? क्योंकि मैंने वही बात लॉजिक दी कि पीएनएल में डालूंगा तो भाई ऐसा होगा एक साल में इतना गेन आ जाएगा, क्योंकि 3 साल के गेन को तुम एक साल लेके जा रहे हो, जो कि अलाउड नहीं है। इसलिए वो बोलता है इक्विटी टू इक्विटी मूव करना। यहां तक बात समझ आती है? एक हल्का फुल्का रिविजन है। अच्छा जी सर, यानी वो बोलता है कि भाई फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में तब आना जब आपका मॉडल हो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसा ही है भाई। चलिए जी, इसके बाद फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में कब आना, जो आपने रखा हुआ ही किसके लिए हो, बेचने के लिए रखा हुआ। चलें, अब हुआ ये कि मुझे रिस्क था ओसीआई पर रखा, तो नॉन करंट एसेट्स में आएगा, बिल्कुल जानी कि सर ऐसा ही है। अच्छा भाई अब एक और चीज, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक रिस्क था कि शेयर की प्राइस बहुत वॉलेटाइल होती है, चेंज होती रहती है, तो मुझे रिस्क है कि मेरे पैसे डूब नहीं जाएं, तो मैं फिर इन्वेस्ट करता हूं फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होती हैं जो आपको फिक्स रिटर्न देंगी, उसको मैं अंग्रेजी में कहता हूं डेट सिक्योरिटीज। क्योंकि एक बार पैसा आपने उधार दिया, उसको सूद कमाएंगे, तो क्या वो फिक्स है? आज आपने पैसे दिए, वो पैसे भी आपको वापस मिलेंगे प्लस इंटरेस्ट भी वापस मिलेगा, तो उसको मैं भाई अंग्रेजी में कहता हूं फिक्स इनकम सिक्योरिटी। और फिक्स इनकम सिक्योरिटी का यहाँ पे ऑप्शन इसलिए रखा गया क्योंकि जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर होते हैं, जिनको रिस्क नहीं लेना होता, सही ना कहते हैं, रिस्क ही नहीं लेने का, तो ये वो वाले होते हैं। तो ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनका रिस्क मिनिमल से मिनिमल हो जाता है, क्योंकि इनको रिटर्न भी फिक्स मिल रहा होता है, तो इनके फेयर वैल्यू की डिक्लाइन का इनको कोई रिस्क नहीं होता। क्या बात समझ आ रही है अब तक तुम्हारे लेवल पे? क्लियर है जी? अच्छा, इसके बाद फिक्स इनकम सिक्योरिटी यही बताई मैंने तैयबा कि फिक्स इनकम सिक्योरिटी यही है कि आज मैंने आपको ₹1 मिलियन का लोन दिया, आपने कागज के पन्ने पे लिख के दे दिया, आपने 1 मिलियन मुझसे लिए हैं, आपने ये सिक्योरिटी इशू की है मुझे, आप इसके ऊपर रिटर्न देंगी। ये फिक्स इनकम है, ये वॉलेटाइल नहीं है। सही है जी? अच्छा जी, इसके बाद क्या अमोर्टाइज कॉस्ट पर रख सकता हूँ, हाँ या नहीं? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे, चलो एक एक करके डिस्कस करो। ऑनलाइन वालों आप भी बताओगे, हम तो रिवीजन कर रहे हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट पे कब करूंगा, आ जानी जल्दी, मैं भी भूल गया। एसपीपीआई, भाई सीधी सी बात है, अगर मेरी नीयत ये है कि आज जो मैंने ये चीज खरीदी है, ये पैसे जो मैंने लगाए यही मुझे वापस मिलेंगे, यानी सोली प्रिंसिपल वापस मिलेगा, और इसके ऊपर जो एग्रीड इंटरेस्ट है ये वापस मिलेगा, तब मैं अमोर्टाइज कॉस्ट पे आऊंगा। और अमोर्टाइज कॉस्ट का मैंने लघवी मायने बताए थे, एडिशनल इनकम या एडिशनल कॉस्ट अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। किसके जरिए? आईआरआर के जरिए। ये मतलब क्योंकि रिवीजन है तो मैं जासी बात है पे वापस तो नहीं जाऊंगा शुरंगी के ऊपर। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये होल्ड टू कलेक्ट सोनली एसपीपीआई, ऐसा ही है? अच्छा जी, इसके बाद फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में भी आपकी नीयत यही होती है कि आप इसको रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, पर अगर फायदा हुआ तो बेच देंगे। अच्छा, पर एक चीज याद रखना, वेरी गुड, जब प्राइसेस फेवरेबल होंगी तब इसको बेच दूंगा, ऐसा ही है। पर एक चीज याद रखना, इसका जो फेयर वैल्यू का गेन है वो ओसीआई में जाएगा, पर जब बेच दोगे तो ओसीआई से निकल के पीएनएल में जाएगा। इसमें रिटेन अर्निंग का चक्कर नहीं है, क्योंकि लॉजिकल बात है, इक्विटी सिक्योरिटीज वॉलेटाइल होती है, ये इतनी वॉलेटाइल नहीं होती, तो इसमें वो पंगा नहीं है। बात समझ आती है? चलें जी, इसके बाद अगर आपने सिक्योरिटी खरीदी डेट सिक्योरिटी और आपकी नीयत ये खरीदेंगे बेचेंगे, तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। यानी सर आपको सवाल में या तो वो बता देगा कि भाई कौन से मॉडल से अकाउंटिंग करनी है, क्या अकाउंटिंग रिवाइज की अभी तक नहीं, या तो वो आपको ये इंडिकेशन देगा, अगर आपको बोले एक टेस्ट ले रहा हूं ऐसी वर्बल
हमारा अगर वो बोलता है कंपनी परचेज 5000 शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी, कौन सी सिक्योरिटी है? कंपनी परचेज 5000 शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी, कौन सी सिक्योरिटी है? इक्विटी सिक्योरिटी है। चलें जी, ये आपने पिक कर लिया। चलो इक्विटी सिक्योरिटी। अब सोचना अकाउंटिंग कौन सी, नीचे लिख के देता है कंपनीज इंटेंशन इज टू होल्ड दिस इन्वेस्टमेंट फॉर 10 years, OCI। अच्छा, कंपनीज इंटेंशन इज टू ट्रेड इन देम, PNL। सही है भाई, जैसी आपकी इंटेंशन होगी वैसा आपका अकाउंटिंग मॉडल होगा। क्लियर है जी? बात याद रहेगी, ये वाली SPPI का मतलब है सोनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। सही है जी, ये बचपन से देखते आए हम। अच्छा जी सर, सबसे पहले इक्विटी सिक्योरिटीज कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, आप सॉल्व करेंगे इसको साथ साथ मेरे। बिल्कुल जुल्फिकार, अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सिखाऊंगा। पता नहीं, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, चक्कर आ जाएंगे बच्चों को। अच्छा भाई, अब सुनिए मेरी बात। हम एक ही इलस्ट्रेशन को कोई दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू OCI से भी, फेयर वैल्यू थ्रू PNL से भी। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब प्लीज इधर देखिएगा। पर वैसे ही मैं एक चीज, उमर SPPI का फुल फॉर्म मैं 5वीं बार बता रहा हूँ, सोली प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट, यानी SPPI, सोली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट। सही है? अच्छा ये प्लीज इधर देखो। आप मुझे एक बात बताओ, सर रिडीमेबल शेयर्स आर आल्सो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इन्वेस्टर। गलत, गलत। रिडीमेबल शेयर्स क्या होते हैं? डेट सिक्योरिटी है, क्योंकि वो पैसे वापस करने हैं। सही है जी, वो डेट होते हैं, ये बात याद रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा इसमें। अच्छा जी, अब जरा फोकस करें आगे। वैसे ही डिस्कशन कर रहा हूं। सर मुझे एक बात बताएं, जब आप शेयर खरीदने जाते हैं किसी ब्रोकर से, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो ऐसे ही आपको शेयर्स खरीद के दे देगा या कमीशन चार्ज करेगा? भाई जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऐसा ही है भाई। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, फेयर वैल्यू थ्रू OCI में क्या आपको ये पता है कि इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होती है? ऐसे ही, क्योंकि उसका चार्ज PNL में नहीं जाता। वेरी गुड। अच्छा फिर एक और चीज सिखा दो तो मुझे मतलब थोड़ी सी तसल्ली आ जाएगी। फेयर वैल्यू थ्रू OCI में जब मार्क टू मार्केट करोगे, मार्क टू मार्केट का मतलब है फेयर वैल्यू मेजरमेंट, तो क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसिडर करोगे? वेरी गुड, यानी हमें सिर्फ खरीदते और बेचते वक्त कंसिडर करना है, इसके अलावा कंसिडर नहीं करना। भाई ये बात तो याद रहेगी ना? चलो एक और चीज बताओ, जब बेचूंगा तो क्या पैसे जो मिलेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कटा के मिलेंगे, यानी माइनस करने के बाद? तो मैंने आपको एक चीज सिखाई है, जब भी आप सिक्योरिटी को बेचेंगे तो उसको मार्क टू मार्केट नहीं करना, सिर्फ पैसे ले आना। और पैसे कैसे मिलेंगे? फेयर वैल्यू माइनस, क्योंकि अब आपको पैसे अपना कमीशन काट के देगा वो। चलिए एक और चीज, मैं आ गया फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे। फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी? फेयर वैल्यू पे, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे नहीं होगी। होगी सर, एक्सपेंस आउट हो जाएगी, क्योंकि वो PNL का चार्ज है। भाई आपका बिजनेस मॉडल ही यही है, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, दिस इज अ काइंड ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, तो डायरेक्टली कहां चार्ज हो जाएगा? PNL में। चलो मुझे एक बात बताओ, इसमें भी जब मार्क टू मार्केट करोगे तब ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसिडर नहीं होगी, बेचते वक्त होगी? बेचते वक्त होगी? यस सर। अच्छा बेचते वक्त जब होगी तो क्या माइनस करोगे या ऐड करोगे? माइनस करेंगे ना, क्योंकि पैसे आपको कम मिलेंगे। चलें जी, हल्का फुल्का रिवीजन हो गया। अब जरा इलस्ट्रेशन पे आते हैं। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए भाई। हाँ भाई, पहली बार शेयर परचेज किए हैं, कंपनी परचेज 5000 शेयर्स ऑन January 1, 2017। ब्रोकरेज है 1.5%। फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द डेट वाज 102। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि पहले दिन पे फेयर वैल्यू थ्रू OCI में इन्वेस्टमेंट कितने पे कैपिटलाइज करूंगा? आप लोग भी लिख के बताएंगे। 502। जी मनीष बता चुके हैं 517650। अच्छा, और मुझे एक बात बताओ, फेयर वैल्यू थ्रू PNL में कितने पे कैपिटलाइज करूंगा? 510,000, 5,10,000 पे। चलें जी, क्या ये 517650 आप लोगों ने ऐसे ही निकाली थी? चलें जी सर, इसकी एंट्री ये बनेगी,
1 जनवरी 2017 पे। अच्छा जी, इसके बाद जब मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की बात करूंगा तो सर इसमें क्या ये एंट्री बनेगी? इससे सब मतलब मुत्तफिक हैं, एक साथ हैं, कोई पंगा? ये कौन से दिन की अकाउंटिंग है? अच्छा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना, या तो वो होगा या तो ये होगा, पर हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं बस इसलिए हम सीख रहे हैं, सही है भाई, रिवीजन के तौर पे। और एक मतलब एक हाईली एक्सपेक्टेड चीज ये है कि इस बार इक्विटी सिक्योरिटीज पूछे, क्योंकि उसने 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में क्या पूछा है, डेट सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है कि तुम उसी को भूल जाओ, तुम बोलो वो करना ही नहीं है तो उस्ताद ने बोला ये आएगा, भाई दोनों आ सकते हैं। अभी हम जो सवाल करेंगे आज उसमें दोनों है, सही है जी, आगे लेके चलते हैं। हाँ भाई, 30 जून 2017 पे 1000 शेयर और परचेज किए गए और फेयर वैल्यू एट दैट डेट वाज ₹105। और पहले एक फेवर करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ताकि आपके पास ना एक वो बना रहे कि यार, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सही है जी, ताकि आपके पास डेटा अवेलेबल रहे और फिर आप सिर्फ कैलकुलेशंस करें। चलें आगे भाई। अच्छा जी, मैंने किया ये कि भाई 1000 शेयर और परचेज किया। अब दिमाग में ये बात रखना, पहले 5000 शेयर थे, अब कितने आ गए? 1000। अब एक बात याद रखिएगा, आपके पिछले शेयर्स जो हैं वो किसी और वैल्यू पे हैं, ये शेयर्स किसी और वैल्यू पे, दैट मींस कि एक लॉट है या दो हैं? दो लॉट्स हैं आपके पास। चलें, अब मुझे खाली इस लॉट की फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की कैपिटलाइजेशन बता दें। 106,575। और उसकी कितनी है? 1,05,000। तो वहां पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो गई। चलें सर, एक ये आ गया, एक ये आ गया, सही है जी, या तो ये अकाउंटिंग होगी या तो वो अकाउंटिंग होगी। बात यहां तक समझ आती है? चलें जी सर, अब हो सकता है कि रिपोर्टिंग डेट आ जाए। रिपोर्टिंग डेट पे इसके बाद जो आएगी, सही है, इसकी भी तस्वीर ले लो। अब जो रिपोर्टिंग डेट आएगी, क्या आप लोग ये समझते हैं कि मुझे 5,000 शेयर्स को रीवैल्यू करना होगा या 6,000 को? 6 को? पक्की बात है, यानी अपने सारे शेयर्स को फेयर वैल्यू पे रखना है, पर एक में फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखना है, एक में फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखना है। चलिए जी सर, देख लेते हैं कि रीवैल्यूएशन कैसे होगी। अच्छा जी सर, मैं आ गया यहाँ पे। शेयर जो वैल्यू रखते हैं रिपोर्टिंग डेट पे वो 115 है। आपके पास दोनों स्क्रीनशॉट्स हैं। मुझे जरा आप सिर्फ इतना बता दें कि टोटल गेन कितना आ रहा है ओसीआई का रिपोर्टिंग डेट पे। अभी देखते हैं जानी बस। चलो एक एक करके मैं डिस्कस करूं। पहली लॉट कितने की परचेज की थी? ओसीआई की बात कर रहा हूं। 102.103.53। पक्की बात है भाई, 103.53। प्लीज सुनिएगा, 103.53 का एक शेयर परचेज किया था पुरानी लॉट में से, वो चल भी रहा है 115 पे, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? बेच नहीं रहे सर, मार्क टू मार्केट कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 103.53 माइनस 115 कितना आता है? 11 पॉइंट। अच्छा आप कह रहे हैं कि सर 11.47 का गेन आया एक शेयर पे, तो जरा ये 5,000 शेयर से मल्टीप्लाई करो। 57350। चलें जी, आप कह रहे हैं 57350, बस ये गेन है या बाकी शेयर्स भी हैं? बाकी शेयर्स भी हैं। चलो अब मुझे एक और बात बताओ, 57350 मुझे याद है, 57350 के अलावा जो बाकी लॉट है वो कितने की परचेज की थी? 106.575 पे। ऐसा ही है भाई, और अभी चल रही है 115 की। एक शेयर पे गेन आ गया 8.425, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 8425 आ गया। अब मैं अगर 57350 और 8425 को ऐड करूं तो क्या मेरे पास 65775 आ जाएगा? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या यही 65775 मेरा ओसीआई का बैलेंस है? पक्की बात है, क्योंकि इससे पहले कोई रीवैल्यूएशन नहीं हुई थी। चलो अब इतना किया है तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का भी गेन बता दो, यूं निकाल सकते हो।
हाँ बोल। 75 यही है भाई, पहली लॉट में 65 आया और इसमें 10,000 आया, तो इसमें उसमें फर्क किस चीज का है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट का है। क्लियर है जी? अच्छा भाई, ये कहानी तो हो गई रिपोर्टिंग पे। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके 6,000 शेयर 115 पे वैल्यू हुए हुए होंगे? 6,000 इंटू 115 करो। क्या 690 पे इन्वेस्टमेंट आ रही होगी? और ओसीआई का बैलेंस आ रहा होगा 65,775। अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में वो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट मांगे, देखो वही बात है, इन्वेस्टमेंट रखी हुई है फेयर वैल्यू पे, चेंजेस जा रहे हैं ओसीआई से, ऐसा ही है। उमर कह रहे हैं सर पीएनएल में एंट्री ओसीआई से पास है। अच्छा जी सॉरी यार, ये यहाँ पे हमारी गलती है, सेकंड एंट्री गलत बनाई हुई है, पीएनएल कर देना इसको भाई, ये नशे में बनाई थी मैंने आज, इसलिए बहुत ज्यादा खुश था मैं इसलिए इधर। सही है भाई, पीएनएल में जाएगी ये, सही है, मेरी गलती है भाई, पीएनएल है यहाँ पे। स्पीड पे चलेंगे दादा, कंफर्म है, खाली ये रेस्टोरेंट खुलने दो बस। अच्छा जी, अगले साल प्लीज याद देखो, अभी ये देखना है, मैं मेरी वादा मतलब कमिटमेंट है, वादा है मेरा, जैसे ही ये खत्म होता है ये लॉकडाउन हम चलते हैं, सही है? अच्छा जी, शुक्रिया जी बहुत बहुत, सब चलना भाई, सब चलना, पूरा इलाका सही है, कोई मसला नहीं है भाई, खुशी है इधर। अच्छा जी, बिल्कुल यार, हमेशा प्रयास तो हमारे से तुम्हारे साथ है। अच्छा भाई सुनो, अगले साल के मिड में आपने कोई 500 शेयर्स को डिस्पोज किया है 121 पे, वो भी कौन सी लॉट में से? पहली लॉट में से, सही है जी। आप मुझे जरा इसकी एंट्री बना के दे सकते हैं या मैं बनवा दूं? बना के दे सकते हैं, बनाए जी। एक चीज बस याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट सिर्फ उतने से डी रिकॉग्नाइज होगी जितने पे वो कैरी हो रही थी, ऐसा ही है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1.5% थी ना? मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कितने से डी रिकॉग्नाइज होगी? हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं 57,500 से डी रिकॉग्नाइज होगी, ऐसा ही है। और फुरकान कह रहे हैं 2092 का गेन आ रहा है, 2092 का। तैयबा कह रही है 6,000 का गेन आ रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल? लॉस है, अभी भी 121 की बेच रही हो, शेयर में प्राइस में डिफरेंस देखो, 3,000 का गेन है। चलें जी देख लेते हैं, इधर देख लो भाई प्लीज फोकस के साथ, मुझे एक बात बताओ प्लीज प्लीज प्लीज, फोकस के साथ, इधर जानी पप्पू इधर देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक चीज मेरी बुक से उतने पे डी रिकॉग्नाइज होगी जितने पे वो कैरी हो रही है? आपने लास्ट ईयर के क्लोज पे, जब आपने वो क्लोज किया था ईयर, आपने उसको 115 पे कैरी किया हुआ था। अच्छा, अगर आपने, मेरा भाई, उसको 115 पे कैरी किया हुआ था, प्लीज सुनिएगा यार फोकस के साथ, अगर आपने उसको 115 पे कैरी किया हुआ था, तो दैट मींस कि आपने लास्ट ईयर बाकी सारे शेयर्स के साथ साथ इस 500 पे भी कोई ना कोई ओसीआई में गेन बुक किया होगा, पर वो गेन कौन से साल का था? पिछले साल का, ऐसा ही है। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट ईयर का गेन तो लास्ट ईयर में ही रिकॉर्ड होगा ना, तो आपने जो पिछले साल 5,000 शेयर्स को रीवैल्यू किया था पहली लॉट को, क्या उस 5,000 में ये 500 भी थे? अच्छा, ये भी रीवैल्यू हुए थे, ये 500 शेयर्स उठ के कितने पे आ गए थे? 115 पे। तो मैं आपसे एक ही चीज तो पूछ रहा हूं, अब ये जाएंगे भी कितने पे? 115 पे। अच्छा जी, मैंने क्या किया, 115 इंटू 500 किया तो 57,500 की कैरिंग अमाउंट मिल गई, इससे मैं इन्वेस्टमेंट को डी रिकॉग्नाइज करूं? अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ, आप मार्केट में शेयर बेचने जाओगे तो खुद तो नहीं बेचोगे, ब्रोकर के जरिए बेचोगे,
121 रुपए मिलेंगे आपको, या 1.5 कटने के बाद, कम करने के बाद। अच्छा तो इस पे 1.5% कितना आता है? 1.815। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, 121 में से 1.815 माइनस करो, यही आती है प्राइस जो सामने है। अच्छा इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको कैश प्राइस मिल गई 59592.5, ये आपकी रिसीट है। चलिए जी सर, क्या ये ओसीआई का गेन 2092.5 आ गया था? चलो एक और बात बताओ आप, क्या ये 2092.5 अमर इस साल का गेन है या आज तक का गेन है? हाँ जी, 2092.5 इस साल का गेन है या आज तक का है? नशइयों, इस साल का है, फॉर द ईयर का है। 115 से लेके यहां तक का डिफरेंस है, क्योंकि पिछले साल का तो पिछले साल में बुक हो गया, ऐसा ही है फॉर द ईयर का है। पर ये याद रखिएगा क्योंकि रिवीजन सेशन का पर्सपेक्टिव ही यही है कि सारी चलेंगी। अच्छा आप सुनो मेरी बात, आपको ये पता है ना कि ओसीआई का 500 शेयर्स का गेन पिछले साल भी कुछ पड़ा हुआ है, इस साल भी आपने ये बुक किया है, तो कुल मिला के जितना भी बनता है वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करूं? जरा एक मेरी बात सुनो ना, आपने देखो ये 500 शेयर एक्वायर कितने भी किए थे? 103.53 पे आपने ये एक्वायर किए थे, ऐसा ही है? चलिए जी सर देख लेते हैं भाई। 103.53 पे ये शेयर्स की लॉट एक्वायर की गई थी 5000 की, जिसमें से 500 भी थे। बेच कितने पे रहे हो? 119.185। तो भाई टोटल गेन आज तक कितने का आया है? अच्छा ये 7,827.5 आज तक आप कमा चुके हो, तो ये तो 2092 आ रहा है। ये इस साल का, पिछले साल का भी तो ओसीआई रिवर्स करोगे। अच्छा आप रिवर्स करने की लॉजिक ये है ताकि आप डिविडेंड बांट सको, क्योंकि वो रियलाइज हो गया ना। चलें जी, तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या ओसीआई डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाएगा? चलें जी, अब जरा यही कारस्तानी मुझे पीएनएल में करके दिखा दें, कितना गेन आ रहा है ये बता दें। इस साल का 3000 का गेन, चलें देख लेते हैं। उमर 103.53 एक चीज खरीदी थी, बेची है 119.185। आज तक का क्यूमुलेटिव गेन आ गया 7827, निकाल के फेंक दिया मैंने। अच्छा जी इधर देख लो भाई, तीन हजार का कौन कह रहा था? नशेंगे सेम गेन आएगा, सेम आएगा। रीजन बीइंग भाई लास्ट ईयर भी तो 115 पे कैरी हो रहा था, पैसे तो उतने ही आएंगे, गेन में कोई फर्क नहीं आएगा। फखर से बता रहे हो 3000 का आएगा, दोनों 115 पे कैरी हो रहे हैं, तो वो तो मैं जानबूझ के बोला था करने दो। अच्छा ये एक बात सुनो इधर जी, इधर करो भाई, अल्लाह का शुक्र है ये रिवीजन सेशन हो रहा तुम लोगों का। इधर आप मुझे एक बात बताओ प्लीज, देखो गेन सेम आने की लॉजिक है, पहले भी 115 पे कैरी हो रहा था, अब भी 115, उसमें भी 115 पे कैरी हो रहा है, पैसे दोनों में सेम आ रहे हैं, तो फॉर द ईयर का गेन भी सेम आ रहा है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, क्या ये गेन पीएनएल में गया है? खुद ब खुद रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। तो पिछला जो भी बुक हुआ है वो भी रिटेन अर्निंग में, उसको भी ट्रांसफर करने की नीड नहीं है। तो ये सारा पंगा किस में होता है? ओसीआई में होता है। क्या बात समझ आती है? चले अब एक बात सुनिए और समझिए, मेरी आखिरी बात प्लीज फोकस के साथ। क्या मैं ये कह सकता हूं, प्लीज जानी बातें नहीं इधर, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब अगर रिपोर्टिंग डेट आएगी तो उस पे मैं पुरानी लॉट में से कितने रीवैल्यू करूंगा? 4500 पुरानी लॉट में से, पुरानी लॉट में से 4500 को रीवैल्यू करूंगा। प्लीज यार मेरी बात पे फोकस करना, पुरानी लॉट में से सिर्फ बचे ही कितने शेयर्स हैं? 4500 शेयर्स। अच्छा अब मैं आप लोगों से एक और बात पूछ रहा हूँ रीवैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, कि 4500 शेयर्स कैरी कितने पे हो रहे हैं हमारे? 115 पे कैरी हो रहे हैं, पक्की बात है, तो खरीदे तो 103 के थे,
पूरी वैल्यू हो चुके थे, वेरी गुड जी। अच्छा 115 पे आपने रखे हुए हैं और मैं रिपोर्टिंग डेट पे जो भी वैल्यू लेट से 130 दे दूं तो 15 का गेन आ जाएगा और वो ओसीआई में कहा चला जाएगा, ओसीआई में। तो भाई ये तो बाकी भी तो शेयर्स बच गए 1000, वो भी कितने पे कैरी हो रहे हैं, वो भी 115 पे कैरी हो रहे हैं, तो वो भी कितने पे आ जाएंगे 130 पे। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा जी इंशाल्लाह सर प्लीज 7827.5 वाली बता दें, अजान हो रही थी इसलिए म्यूट कर दिया था। ओके जी, इधर इधर इंशाल्लाह अब तक का जितना भी गेन कमाया हुआ होता है क्या मैं उसको रिटेन अर्निंग में फेंकता हूं उठा के? मतलब ये ऑब्वियसली बात हमने सीखा हुआ है। 103 का एक शेयर परचेज किया था, बेचा 119 का है, तो ओसीआई का जितना भी गेन है उसको रिवर्स करके रिटेन अर्निंग में फेंक दिया है। सही है, सही है जी। ओके अच्छा यार जानिए इधर सुनो, ऐसे ही बातों बातों में सर आपका खत्म होता है क्या इक्विटी सिक्योरिटी, इससे आगे तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। खरीदना भी सिखा दिया, बेचना भी सिखा दिया, रीवैल्यूएशन भी सिखा दी, कोई पंगा मैनेज हो जाएगा ये सवाल। चलें जी, अगर इक्विटी आ गया तो ये फ्री के मार्क्स हैं बिल्कुल, डेट सिक्योरिटी आ गया वो भी फ्री के मार्क्स हैं यार, उसमें भी कोई नई चीज नहीं है। चलें जी, तो हम आ गए डेट सिक्योरिटीज में। अब जरा प्लीज जरा फोकस करना। डेट सिक्योरिटी में पहले हम सीखेंगे इन्वेस्टर, फिर सीखेंगे इशूअर। सही है जी। अच्छा जी, डेट सिक्योरिटी में अगर पहले मैं इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सिखा रहा हूं तो मैं पहले अज्यूम ये कर रहा हूं कि भाई मैं उसको रखूंगा मेच्योरिटी तक, दैट मींस कि एसपीपीआई है, तो मैं कौन सी अकाउंटिंग करूं, अमोर्टाइज कॉस्ट की। अब सुनिएगा मेरी बात, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। यानी कंपनी एक्वायर्ड 10%, 10,000 bonds of rupees 28 each at a premium of rupees 2 per bond ऑन जनवरी 1 2020। यानी सुनिएगा, यानी 28 रुपए इसकी फेस वैल्यू है, जैसे पार वैल्यू होती है ना शेयर की, वैसे ये इसकी फेस वैल्यू है। ऐसा ही है भाई। अच्छा जी, फिर ओवर एंड अबव प्रीमियम होता है, पर एक चीज याद रखो वापस से, जो कंपनी होती है रिटर्न किस पे देती है, शेयर कैपिटल पे देती है, शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम पे, सिर्फ कैपिटल पे देती है सर, पार वैल्यू पे जितने वो पैसे देते हैं ओनर बनने के लिए, बाकी तो उसके नाम के पैसे होते हैं, उस पर रिटर्न नहीं मिलता। यानी सर आपको एक बात समझ आ रही है, अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 28 रुपए पर बॉन्ड, सुनिएगा मेरी बात समझिएगा, 28 रुपए पर बॉन्ड अगर आपने सामने वाले को दिए हैं तो आपको रिटर्न सिर्फ 28 पे मिलेगा, पर आपने 28 नहीं दिए, 30 रुपए पर बॉन्ड दिए, पर 2 रुपए पर बॉन्ड आपने सामने वाले को उसके नाम के दिए। क्या ये बात मानते हो? प्लीज यार फोकस के साथ सुनना क्योंकि आखिरी रिवीजन है। सुनो अभी पहले सुकून से, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 रुपए पर बॉन्ड आपने एडिशनल दिया है ये उसके नाम का है, ये आपको कभी वापस नहीं मिलेगा, तो क्या मैं कह सकता हूं ये मेरी एडिशनल कॉस्ट है? अच्छा मैं आपको एक बात पूछ रहा हूं, क्या मैं इसको आज एक्सपेंस आउट कर दूं या ओवर द पीरियड, इस शेयर्ड लाइन पे या आईआरआर के जरिए? यानी मैंने आपको उस वक्त एक चीज सिखाई थी, अमोटाइज कॉस्ट का मतलब ये होता है, सुनिएगा मेरी बात, कि आपकी एडिशनल कॉस्ट अमोटाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आईआरआर के जरिए। सही है जी, अभी इसको प्रूव भी करेंगे तो बाकी सारे बच्चे भी इनलाइन हो जाएंगे। इधर देखो, वट एवर सुनना मेरी बात, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो मैंने पे की है वो कितनी की है 2,000 रुपए की। बोल रहा है कि ये बॉन्ड रिडीम होंगे 31 दिसंबर 2022 पे। कोई मुझे बता सकता है कि मैंने कितने सालों के लिए पैसे दिए हैं? 3 साल ना, 20, 21, 22, ऐसा ही है भाई, 3 सालों के लिए भाई पैसे दिए हैं मैंने। अब एक और चीज सुने, फिर आगे बोल रहा है फेयर वैल्यू जनवरी 1 31 दिसंबर और दिसंबर 31 2021 पे 3,02,99 और 283,400 थी। भाई अमोटाइज कॉस्ट के मॉडल में अगर फेयर वैल्यू गिवन भी हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, फेयर वैल्यू मार्केट में जितनी भी हो मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मेरा मॉडल कौन सा है, अमोटाइज कॉस्ट है। क्लियर है जी? अच्छा जी आप फोकस करिएगा, आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि व्हेन यू आर ऑप्टिंग अमोटाइज कॉस्ट का मॉडल, आपको इनिशियल रिकॉग्निशन करनी है फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। आप मुझे बता सकते हैं कि पहले इसकी फेस वैल्यू क्या है, 280, प्रीमियम कितना दिया 20,000,
इस बॉन्ड की टोटल मार्केट में फेयर वैल्यू कितनी है? 3 लाख रुपए। अच्छा, अब जब प्लीज सुनिएगा, जब आप ये बॉन्ड खरीदने गए होगे ना, तो किसी ब्रोकर के तहत खरीदा होगा। ब्रोकर बोलेगा बाबू मुझे भी मेरा कमीशन चाहिए। अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ, प्लीज फोकस के साथ बताना, क्या ये 2,000 रुपए जो मैं ब्रोकर को दूंगा ये भी मुझे वापस नहीं मिलेंगे? क्या ये भी एडिशनल कॉस्ट है? अच्छा, तो सर ये भी मैंने क्या किया, आज कैपिटलाइज किया है, इसका भी एक्सपेंस बुक होगा, बट मैं अभी सिखा रहा हूं आईआरआर के जरिए होगा। सही है? अब मेरी बात सुकून से सुनिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपने ये बॉन्ड कितने का खरीदा, आप बोलोगे मैंने फेस वैल्यू के लिए पैसे दिए थे, प्रीमियम के लिए दिए थे और ट्रांजेक्शन कॉस्ट के लिए दिए थे, सबको मिला के आ गया 3,02,000। यानी सर इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं, सीधा कहना आईएफआरएस में लिखा हुआ है कि इनिशियल रिकॉग्निशन इन अमोर्टाइज कॉस्ट होगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। ऐसा ही है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये पूरी अमाउंट जो लिखी हुई है इसमें से ऐसा कौन सा पैसा है जो वापस मिल जाएगा? दोस्ती, पक्की बात है? वेरी गुड, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ भाई, 280 वापस मिल जाएगा, पक्की बात है ना? अच्छा, तो इसमें से ऐसा कितना पैसा है जो वापस नहीं मिलेगा? 22,000। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि 22,000 रुपए एडिशनल जेब से लगे हैं, तो आप बोलेंगे सर क्या मैं बावला हूँ 22,000 रुपए दे के इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? नहीं भाई, रिटर्न भी तो मिलेगा। चलें अब एक एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं पागल थोड़ी ना हूं कि मैं ऐसे ही पैसे दे दूंगा। भाई एनालाइज करते हैं, सुनिएगा मेरी बात प्लीज फोकस के साथ। आखिर में देखो, आखिर वाला कॉलम, आखिर वाला कॉलम, आखिर वाले कॉलम में मैंने उसको 280 पैसे तो जितने भी दिए हो, खर्चा जितना भी हो, मुझे रिटर्न 280 पे मिलेगा। दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। 280 का 10% कितने साल मिलेगा? 3 साल। प्लीज सुनिएगा यार फोकस के साथ, तो वो मेरे पास जेब में 84,000 आएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछ रहा हूं, जरा फोकस से मुझे बताइएगा, प्लीज 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 फोकस के साथ। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होती, एडिशनल कॉस्ट मतलब प्रीमियम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि आखिरी रिवीजन थोड़ा डिटेल में करना है, अगर मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और प्रीमियम नहीं होता तो मेरा जो परसेंटेज वाइज रिटर्न है 10%, अमाउंट वाइज कितना है? 84,000। वापस है सर, मेरा रिटर्न कितना है? 84,000। ऐसा ही है भाई? मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें 1 रुपया भी कम हुआ तो मेरा परसेंटेज में भी रिटर्न क्या होना चाहिए? पक्की बात है? समझते हो ये बात? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, समझते हो ये बात? चलिए जी, वेरी गुड। अच्छा, तो सर अगर मैं 20,000 रुपए इसमें से माइनस कर रहा हूं तो आप क्या ये मानते हैं कि आपका एक्चुअल रिटर्न 84,000 नहीं, 84,000 से कम है? तो आप देखिए सवाल में आपको आईआरआर कितना दिया हुआ है, 7.0057। तो भाई ये आईआरआर का असल मतलब पता है क्या होता है? आपको तो अंग्रेजी में बता दिया गया होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि मुझे इंटरनली पता है कि मेरा एक्चुअल रिटर्न क्या है, और एक्चुअल रिटर्न 10% से कम क्यों है बताओ? आप बोलोगे एडिशनल कॉस्ट लग रही है आपकी, तो आप उसको ओवर द पीरियड इनकम कम बुक करके टेक्निकली अमोर्टाइज कर रहे हो। क्या बात समझ आ रही है? क्लियर है जी ऑनलाइन वालों? आप लोग भी बता दें तो आगे चलें। चलिए जी, बेहतरीन है। अब मुझे एक बात बताएं, पहले साल की आपने एंट्री ये बनाई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 3,02,000 से। फिर आपने किया ये होगा कि आपने कैश लेके आए होगे 28,000, आपने इनकम बुक की है 21157। यार ये 21157 पता है क्यों इनकम कम बुक हो रही है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ प्रीमियम टेक्निकली अमोर्टाइज हो रहा है, और वो आपने इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज किया था ना, तो देखो इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो रही है? 6843 से। अच्छा, आप मुझे एक और बात बताओ, कैपिटलाइजेशन तो 22,000 की थी एडिशनल, ये क्यों 6843 हो रहा है? ओवर द पीरियड होगा सर, अभी तो 1 साल है। वेरी गुड जी, अभी कितने साल बाकी हैं सर? कूपन रेट और इफेक्टिव रेट इसमें कैसे रिलेट होगा, ये अभी मैंने क्या बताया था उमर? कूपन रेट 10% जो रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है इशूअर, इफेक्टिव रेट मतलब जो मेरा असल रिटर्न है वो आईआरआर है जिसपे मैं इनकम बुक करता हूं। इधर फोकस के साथ, दूसरे साल मैंने कैश पे 28,000 रुपए लेके आया, इनकम कम बुक की है। क्या ये बात पे ईमान रखते हो कि इनकम कम बुक करने की लॉजिक ये है कि मेरी एडिशनल कॉस्ट अमोर्टाइज हो रही है? अमोर्टाइज करो या इनकम बुक कम करो, बात एक ही है। तो देखो इन्वेस्टमेंट आपकी क्रेडिट हो गई कितने से? 7322। यानी सर मैं बताना ये चाह रहा हूं कि 22,000 रुपए का कुछ ना कुछ पोर्शन 3 सालों में क्या हो रहा है? अमोर्टाइज हो रहा है। बात याद रहेगी ये वाली? चलें जी, इसके बाद
आखिरी साल के अंदर कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट हो गई क्रेडिट 7835 से। रिक्वेस्ट इतनी मेरी, जितने से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रही है 3 साल में वो प्लस करो, 22,000 बनती है। ऐसा ही है भाई। और एक आखिरी चीज प्लीज फोकस के साथ जानिए तो हमजा, मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये इंटरेस्ट इनकम का जो शेड्यूल है, प्लीज सुनना यार, ये बड़ी अहम बात है। ये इंटरेस्ट इनकम का जो शेड्यूल आ रहा है, इस सब इंटरेस्ट का सम करो कितनी आती है, इनको भी बताना भाई। हाँ जी, 62,000 रुपए, पक्की बात है। हाँ, तो क्या ये मानते हो कि मुझे डे 1 पे पता था कि मेरी इनकम 62,000 की है और मैंने बुक भी कितनी की है, कितने सालों में, कौन से रेट के जरिए, IRR के जरिए। क्या बात समझ आती है? क्लियर है जी? ओके, आगे लेके चलते हैं इसको। अब वो कहता है भाई अगर अज्यूम करो कि अगर आपका मॉडल होता कौन सा, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, तो क्या करते हैं, जरा उस पर तबसरा कर लेते हैं। अच्छा जी, सवाल यही है, पर मैंने आप लोगों को उस वक्त बताया था, प्लीज देखिएगा। अच्छा, पहले ये काम ये करें कि उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आसानी हो। ले लिया स्क्रीनशॉट भाई? अच्छा जी, एक बात सुनिएगा, फेयर वैल्यू थ्रू OCI में होता ही है कि आपका फेयर वैल्यू का गेन जो है वो OCI में जाता है, ऐसा ही है। तो फिर मैंने आपको, या आपने जहां से भी पढ़ा होगा वहां पे आपको एक चीज बताई गई होगी कि आप फेयर वैल्यू थ्रू OCI के मॉडल में अपने कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखते हैं और फेयर वैल्यूएशन को अलग रखते हैं, ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें भी इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होगी, ऐसा ही है। अच्छा, फिर आप जब फेयर वैल्यूएशन करते हैं तो पहले कैरिंग अमाउंट निकालते हैं ना किसी चीज की, वो कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए आपने पहले साल की अमोर्टाइजेशन भी बुक करनी है। तो सर हमने किया ये कि कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई 6843 से। प्लीज कैलकुलेटर अपने पास उठाएं और 3,02,000 में से 6843 माइनस करें। 3,02,000 में से 6843, अच्छा यानी आप सर कह रहे हैं 295,157 ये कैरिंग अमाउंट है। क्या इस कैरिंग अमाउंट को मैं अमोर्टाइज कॉस्ट कह सकता हूं? अभी बिल्कुल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं सर, अमोर्टाइज कॉस्ट है। अच्छा, इससे पहले वाले केस में मैंने यहां पे आके रुक गया था और आगे कुछ भी नहीं किया था, पर अब क्या पहले साल के आखिर में यही क्लोजिंग, यही कैरिंग अमाउंट है? चलें जी, अब कैरिंग अमाउंट है। अब क्या मेरी फेयर वैल्यू मुझे पहले साल की गिवन है 299 सर, अब मैंने 299 पे इसको लेके जाना है तो गेन बुक करना है 3843 का, सही है जी। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट OCI क्रेडिट, सर यही एंट्री है। चलें जी, अब जरा एक बात रुक के समझें। अब आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी बुक्स में अमाउंट कितने पे कैरी हो रही है? 299 पे कैरी हो रही है, फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है, फेयर वैल्यू मॉडल है अब। वेरी गुड, 299 पे कैरी हो रही है। अब मैं आपसे एक और बात पूछ रहा हूँ, अब ये तो सीख थी, आज वापस से रिवाइज कर रहे हैं। 299 पे कैरी हो रही है क्योंकि फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है। अच्छा, अगर यही अमोर्टाइज कॉस्ट होता तो होती 295 पे, अभी इस पे नहीं, अभी 299 पे। अच्छा, अब एक और बात सुने, मुझे इतना पता है कि ये अकाउंट्स में मेरे बुक्स में 299 पे, पर मैं अगला साल जो शुरू होगा उसका इंटरेस्ट बुक करने के लिए 299 नहीं रख सकता। सुनो मेरी बात, 299 अगर रखूंगा ना अगले साल के ओपनिंग पे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ज्यादा आ जाएगा। तो मतलब ये है कि OCI पे इंटरेस्ट लग रहा होगा जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि OCI इज इक्विटी और बाकी चीजें PNL की है। तो क्या मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को और OCI की वर्किंग को अलग रखना है? चले, अब मुझे एक बात बताएं, स्टैंडर्ड आपको फिर कहता है कि भाई जो आपका 295,157 है ना, इसी को अगले साल का ओपनिंग बना दो, जस्ट टू रिकॉर्ड योर इंटरेस्ट इनकम। क्योंकि OCI पे जो बैलेंस है वो PNL में जाना नहीं चाहिए जब तक वो बिक नहीं जाता।
क्या बात समझ आ रही है ऑनलाइन? जल्दी बताओ तो आगे चलूं मैं। ये बात क्लियर है? बेहतरीन हो गया जी। अब आ जाए आगे, आगे की बात कर लेते हैं इसमें। अब मुझे एक बात बताएं, हाँ बिल्कुल दोनों को अलग अलग रखेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, अगले साल प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, मैंने अगले साल वही 28,000 रुपए लेके आया, इंटरेस्ट इनकम 20677 बुक किया, इन्वेस्टमेंट को अमोटाइज किया, मेरी अमोटाइज कॉस्ट क्लोजिंग कितनी आ गई? 287,835। में फिर कह रहा हूं देखो दूसरे साल के एंड में आ रही है 287,835। ये अब मैं आपसे पूछता हूं, सब बताना एक साथ, क्या ये कैरिंग अमाउंट है? क्या ये अमोटाइज कॉस्ट है? यस, ये अमोटाइज कॉस्ट है, ये कैरिंग अमाउंट नहीं है। क्या ये फेयर वैल्यू है? नो सर। अच्छा अब मुझे एक चीज देखनी है, ये जो 287,835 है ये कॉन्ट्रैक्ट की कैरिंग अमाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट की कैरिंग अमाउंट यानी अमोटाइज कॉस्ट है। ऐसा ही है भाई, अभी हमने किया था ना, ये अमोटाइज कॉस्ट है। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपको फेयर वैल्यू निकालनी है तो आप इस वैल्यू पे रिलाई नहीं करना, वापस से कैरिंग अमाउंट निकालें। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, लास्ट ईयर आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 299,000। 299,000 में से आपने कितना अमोटाइज किया? 7322। ऐसा है? तो 299,000 में से जरा 7322 माइनस करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैसे कम हुई है ना, तो 291678 आ गया। ये वाली आती है अमाउंट 291678। या तो मुझे एक बात बताएं, या फोकस के साथ, सर आपने अगला साल 299 से शुरू नहीं किया था तो आप 299 में से माइनस कर रहे हैं। भाई आप बोले सर नहीं आप गलत कह रहे हैं। सर आपने 299 से इसलिए नहीं शुरू किया था क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे इंटरेस्ट लग जाता, वरना फेयर वैल्यू पे इंटरेस्ट लग जाता, जबकि इंटरेस्ट लगना चाहिए था आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पे। क्या बात समझ आती है? पक्की बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने अगर ओपनिंग इंटरेस्ट बुक करने के लिए 299 नहीं रखी तो क्या मेरा एसेट 299 पे नहीं था? एसेट 299 पे ही था, मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखने के लिए वहां से शुरू किया था। समझ आती है बात? अच्छा अब मैंने किया ये 299 में से 7322 को माइनस किया तो क्या मुझे कैरिंग अमाउंट मिल गई? कितनी आ रही है? 291,678। ऐसा ही है भाई? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस पे रखूं या इसको भी फेयर वैल्यू पे ले जाऊं? अच्छा आप क्या करेंगे? आप 283,400 पे आप ले गए, लॉस आ गया, लॉस आ गया आपके पास 8278। ये बात समझ आती है? इसकी मैं एंट्री क्या बनाऊंगा भाई? ओसीआई डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। चलें अब आखिरी बात बता दो मुझे अक्सा, अब अगले साल, पहले पहले बताओ इस साल मेरी इन्वेस्टमेंट कितने पे कैरी हो रही है? 283,400 पे कैरी हो रही है। पक्की बात है? क्योंकि ये फेयर वैल्यू है। चलें अब मुझे एक बात बताएं, तो फिर मैं अगले साल का जो इंटरेस्ट बुक करूंगा वो इसी पे करूं या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे, यानी अमोटाइज कॉस्ट पे? ऐसा ही है? अच्छा ये इसलिए किया मैंने ताकि फेयर वैल्यू पे इंटरेस्ट नहीं लग जाए, क्योंकि हमें पीएनएल को अलग रखना है, ओसीआई को अलग रखना है। हमने 287,835 पे इंटरेस्ट लगा दिया तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ ना कुछ अमोटाइजेशन बुक की, ये हो गई खत्म। अच्छा अब अक्सा सिर्फ इतना बता दो कि मेरी जो कैरिंग अमाउंट है, जो कैरिंग अमाउंट है, क्या वो 280 है? नहीं, कैसे निकालेंगे कैरिंग अमाउंट? लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू में से अमोटाइजेशन माइनस करूं? अच्छा यानी आप कह रहे हैं 283,400 जो थी उसमें से ये माइनस करूं 7,835, तो मेरी कैरिंग अमाउंट आ गई कितनी? 275,65565। ऐसा ही है भाई? अच्छा जी अब आपको एग्जाम में वो हो सकता है आखिरी साल की फेयर वैल्यू नहीं दे भाई, क्योंकि आखिरी साल की फेयर वैल्यू नहीं भी गिवन, देखो सवाल में भी नहीं गिवन है, वही होगी जिस पे रिडेम्पशन होनी है। तो एक लॉजिक लगाओ ना, रिडेम्पशन उसने लिख के दिया था पार वैल्यू पे होगी। भाई जब तुम्हें पता है कि अब पैसे वापस मिल रहे हैं तो क्या कोई एडिशनल गेन का पोटेंशियल बचता है, या सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा? तो सर प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा तो सीधी सी बात है, वही फेस वैल्यू यहाँ पे रखी, तो क्या मेरा गेन आ गया 4435? ऐसा है? अब जरा देखें, आप ओसीआई के बैलेंसेस को नेट करें वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई एडिशनल गेन का पोटेंशियल नहीं बचता। क्या बात समझ आती है? चलें जी बेहतरीन। इसी चीज को जब ये खत्म हो गया तो मैं पैसे वापस ले आया, अब इसको लेके चलते हैं पीएनएल से। आ जाओ जी।
अच्छा आप जरा प्लीज आए, फोकस के साथ एक चीज देखनी है हमें, प्लीज प्लीज फोकस के साथ। मुझे एक बात बताओ दानियाल, बस इसके बाद फिर नमाज ब्रेक देते हैं, वादा है ये, हम फिर इशू आके कर लेंगे और फिर सवाल कर लेंगे हम, सही है जी? जरा फोकस करिएगा इधर। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की, तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में इनिशियल रिकॉग्निशन होती है फेयर वैल्यू पे, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? एक्सपेंस आउट होती है। चलिए जी सर, तो हम जरा इन्वेस्टमेंट डेबिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, दोनों में फर्क क्या है पहले और इसमें? वहां पे कैपिटलाइज की हुई थी, यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं की हुई, एक्सपेंस आउट की हुई। चलें जी, परफेक्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, फरिया मैं इसके वो भेज दूंगा पीडीएफ, सही है जी? सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं सर, अब पहले साल का जो भी हिसाब किताब है उसके हिसाब से इनकम बुक करूं और इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज करूं? चलो पहले इससे भी आगे जाने से पहले एक चीज बताओ, किसका रीजन बता दूं हडीना, किसका रीजन? मतलब जो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली कैटेगरी है वहां पे तो आपने रखा ही है सिक्योरिटी को खरीदने बेचने के लिए, ऐसा ही है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी ना। एक और बात बताओ प्लीज, आपके पास स्क्रीनशॉट है, इससे पहले वाले केस में आईआरआर कितना था? 7.0057। इसमें आईआरआर देखो 7.26 है, ज्यादा है। अच्छा वहां पे क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आईआरआर के जरिए एक्सपेंस आउट हो रही थी, तो इसलिए मेरा रिटर्न क्या था? कम था। ऐसा ही है मनीष, डिस्पोजल का केस तुम्हारे कोर्स में नहीं है, डेट सिक्योरिटीज में। सही है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ इधर फोकस के साथ, तो सर इस वाले केस में आईआरआर प्लीज सुनिएगा, इसलिए ज्यादा है क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट पहले दिन पे एक्सपेंस आउट हो चुकी है। अब जो अमोर्टाइज होना है वो सिर्फ क्या होना है? प्रीमियम। इससे पहले वाली केस में क्या क्या अमोर्टाइज होना था? ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिलती। बात समझ आती है? चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, आपने कैश डेबिट किया, इंटरेस्ट इनकम की क्रेडिट, और सर इन्वेस्टमेंट हो गई क्रेडिट, आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई 293,795, ऐसा ही है? अच्छा क्या पहले साल के आखिर में अमोर्टाइज कॉस्ट की अमाउंट और कैरिंग अमाउंट सेम होती है? आप इसको ले जाएंगे किस पे? फेयर वैल्यू पे। आपका गेन आ गया 5204.96, यानी 5205 भी कर सकते हैं आप इसको। ये तो समझ आ गई बात। अब देखो आज मैं दो चीजें सिखा रहा हूं आपको, जरा फोकस करना। आपको स्टैंडर्ड देता है दो अप्रोचेस। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि अभी आपका मॉडल है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के मॉडल होने का मतलब ये है, प्लीज सुनिएगा, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के मॉडल होने का मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट इनकम भी पीएनएल में और फेयर वैल्यू गेन भी पीएनएल में। दैट मींस कि यू आर नाउ इनडिफरेंट कि कौन सी चीज पीएनएल में जा रही है, कौन सी चीज ओसीआई में। पर ओसीआई तो है ही नहीं, ओसीआई तो है ही नहीं, सही है? अच्छा फिर स्टैंडर्ड आपको ये कहता है अब आप चाहो तो इसी फेयर वैल्यू को अगले साल का ओपनिंग बना देना, पर जब आप ये हरकत कर रहे हो ना तो आप अपना फिर आईआरआर वापस से निकालो। अब आईआरआर वापस से इसलिए निकालो क्योंकि अब आप बोल रहे हो इतने पैसे फंसे हुए, फ्यूचर में इतने पैसे मिलेंगे, तो आपका इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अब जब मैं इंटरेस्ट बुक करूंगा तो वो न्यू आईआरआर पे करूंगा, ये तो हमने सीखा हुआ है ना। अच्छा जी, जब न्यू आईआरआर पे इंटरेस्ट बुक किया, मैंने वही कैश बुक किया, तो सर मेरे पास इंटरेस्ट इनकम आ गई और मैंने इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज किया। क्या मैं कह सकता हूं अब जब मैंने न्यू आईआरआर निकाला था तो अब मेरी कैरिंग अमाउंट और अमोर्टाइज कॉस्ट की अमाउंट सेम होगी कॉन्ट्रैक्ट वाली, 289,789। क्यों सर? क्योंकि पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखा था, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट को अलग नहीं रखा। रीजन बीइंग मैंने अपने आईआरआर को चेंज कर लिया, यानी मैंने अपने कंप्यूटर में चीजें फीड की। मैंने बोला भाई 299 अभी फंसे हुए, मुझे अगले साल 28,000 मिलेंगे, उसके अगले साल 28,000 मिलेंगे और पैसे वापस मिल जाएंगे, तो मुझे बताओ मैं कितना कमाऊंगा कितने सालों में? 2 सालों में। तो उसने मुझे परसेंटेज निकाल के दी थी 6.2841। ये मैंने ओसीआई में क्यों नहीं किया था? क्योंकि सर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखा हुआ था, यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट को अलग नहीं रखा हुआ। ऑनलाइन वालों ये बात समझ आती है? जल्दी बता दो फोकस के साथ, ये बात क्लियर है? वहां पे कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखा था, यहाँ पे अलग रखने की नीड नहीं है। बिल्कुल। अच्छा आप मुझे एक और बात बताओ सर, जब यही कैरिंग अमाउंट है, यही सब कुछ है, तो इसी को फेयर वैल्यू से कंपेयर करके फेयर वैल्यू का लॉस आ गया, ऐसा ही? आप एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, फरिया वापस से रिपीट करता हूँ, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ
फरिया वापस से, भाई मुझे एक बात बताओ, पहले साल के आखिर तक समझ आता है फरिया? जल्दी से, पहले साल के आखिर तक कि 299 पे आ गया मैं 299 पे, ये पहला मेथड करवा रहा हूं मैं। अच्छा, फिर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के मॉडल में है फरिया, सही है जी, तो मुझे एक बात बताएं, फेयर वैल्यू का गेन भी पीएनएल में जा रहा है और इंटरेस्ट भी कहां जा रहा है? पीएनएल में। तो आपको कहता है कि आप एक काम करें, अब इसमें भले कॉन्ट्रैक्ट को अलग नहीं रखें। यहां तक क्लियर है फरिया? हमने क्या किया, 299 को अगले साल का ओपनिंग बना दिया इंटरेस्ट बुक करने के लिए, इंटरेस्ट बुक करने के लिए। अच्छा अब एक बात सुनना सब बच्चे फोकस के साथ, मैंने जब 299 को अपना ओपनिंग बना दिया ना दूसरे साल का, तो पहले जो इफेक्टिव रेट निकला हुआ था, तो मेरी बात पे फोकस करिएगा, पहले फरिया और सब बच्चों को बोलता हूं कि जो पहले इफेक्टिव रेट यानी एक्चुअल इनकम निकली हुई थी, वो ऐसे निकली हुई थी कि मैंने अज्यूम किया था कि मैंने 3 लाख इन्वेस्ट किए और पैसे कमाऊंगा। पर अब क्या दूसरे साल के आखिर में मैं ये बोल रहा हूँ 299 इन्वेस्ट किए हुए? ऐसा है फरिया? जल्दी बताओ, सारे बच्चे बता दो, आप लोग भी, ऐसा है? तो सर अभी तो मैंने अज्यूम ही ये किया ना 299 इन्वेस्ट किए हुए और इसी के ऊपर इनकम बुक करने वाला हूं, तो क्या मैं अपना आईआरआर चेंज करूं या वही रखूं? क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट को चेंज कर दिया, तो भाई ये भी तो बताओ ना, इससे पहले वाले में क्यों नहीं किया था? उसमें कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट को चेंज नहीं किया था, वो इफेक्टिव अपने हिसाब से चल रहा था और आपका जो फेयर वैल्यू का हिसाब किताब है अलग चल रहा था। पर यहाँ पे मैं कोई डिफरेंस ही नहीं रख रहा, फेयर वैल्यू को भी वहीं टिका दिया। तो सीधी सी बात है भाई, आपकी कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट क्या हो गई है? चेंज हो गई है, तो आपका इफेक्टिव रिटर्न भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है फरिया? आप क्लियर है? और ये कैलकुलेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी कि आपको निकाल के देते हैं आईआरआर, आईआरआर आपको गिवन होगा। क्लियर है जी? ओके, फोकस के साथ। सर अब आखिरी बार मुझे बता दो, आपने फेयर वैल्यू की जो भी चीजें अकाउंट फॉर की फरूक, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट की जो अमाउंट है अगला साल कहां से शुरू करूं? फेयर वैल्यू से? फेयर वैल्यू से। अच्छा वो है 283400, वापस से आईआरआर निकलेगा? अच्छा वापस से आईआरआर इसलिए निकलेगा क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं इस साल के शुरू में पैसे इतने फंसे हुए हैं और फिर आखिर में कितने मिलेंगे, तो मुझे बता दो इफेक्टिव रिटर्न कितना है। तो कितना बता रही है? 8.6803, यही बता रहा है। तो मैं इस पे इनकम बुक करके और आखिर में मेरी अमाउंट खुद ब खुद किस पे आ जाएगी? 280 पैसा। एक और बात सुनो, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, एग्जामिनर हो सकता है ऐसे पूछे ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, वो तुम्हें एक ही आईआरआर दे देगा। नहीं समझे, समझे प्लीज मेरी बात सुनिएगा, वो तुम्हें एक ही आईआरआर दे देगा, समझना मेरी बात, एक ही आईआरआर दे देगा, सही है? तुम कॉन्ट्रैक्ट को अपने हिसाब से चलाना, जैसे पीछे किया ओसीआई में। हाँ उसको अलग रखे, उसको अलग रखे, तब भी बात क्या है? एक ही है, क्योंकि दोनों चीजें कहां जा रही हैं? पीएनएल में। याद रहेगी बात, मैं फिर कह रहा हूं, देखो सुनो फोकस के साथ, अलग अलग आईआरआर दे दे तो परफेक्ट है, अलग अलग आईआरआर दे दे तो परफेक्ट है, हर साल अलग अलग यूज कर लेना। अलग अलग यूज करने की भी लॉजिक बता दी है ना। अच्छा अगर एक ही आईआरआर देगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट को अलग चलाना, फेयर वैल्यू को अलग चलाना। और तुम्हें ये बखूबी पता है कि जब तुम दोनों को अलग अलग चलाओगे तो फेयर वैल्यू को अपने हिसाब से लेके चल रहे होगे, पर हाँ पहले और इस वाले गेम में फर्क ये होगा, वहां पे गेन ओसीआई में जा रहा था, यहाँ पे गेन पीएनएल में। प्लीज बताओ क्या ये बात समझ आती है? हैंडल हो जाएगा? वही केस बन जाएगा, फर्क सिर्फ एक चीज का होगा, वहां पे ओसीआई में। तो इस बात से घबराना नहीं एग्जाम में कि एक आईआरआर है। अच्छा वो मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि देखो वो अज्यूम करेगा कि भाई तुम्हें समझ आती है बात, समझ ऐसे आती है कि भाई इंटरेस्ट भी पीएनएल में, फेयर वैल्यू भी पीएनएल में, तो वो बोलेगा भाई मेरी मर्जी, मैंने नहीं दिया यार। तो सही है भाई, नहीं दिया कोई मसला नहीं है। क्या मेरी जान मेरी बात सुनो, क्यों अज्यूम करना है जब सब दिया हुआ है? वो तुमसे पूछता ही 1 साल की अकाउंटिंग है, तुमने जितने भी पास पेपर देखे, ये तो मैं सिखा रहा हूँ ना तुम लोगों को आखिर तक। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताएं प्लीज फोकस के साथ, अगर एक ही आईआरआर दिया हुआ है और बोले फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, सही है? वापस से बोल रहा हूँ, आखिरी बात सुन लो, एक ही आईआरआर दिया हुआ है और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, तो आप वही करना जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में किया है, कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखना, फेयर वैल्यू को अलग। मैं तुम्हें फिर अभी बता रहा हूँ वापस से, टोटल गेन पे कोई चेंज नहीं आएगा। एक लॉजिक ले लो ना, इंटरेस्ट बुक करोगे कोई ना कोई कैरिंग अमाउंट आएगी, उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाओगे, या तो इंटरेस्ट कम होगा या फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी, दोनों का नेट आंसर वही आएगा जो 1 साल का आना चाहिए। क्या बात समझ आ रही है भाई? इन एनी केस तुम्हें अपने इंस्ट्रूमेंट को रखना किस पे?
फेयर वैल्यू पे मैं सिर्फ इतनी सी चीज सिखाना चाह रहा हूं कि फेयर वैल्यू टू पीएनएल में आप इनडिफरेंट इसलिए होते हैं। सुनिए मेरी बात, आपने इंटरेस्ट लेट से पहला आया 7.26 था ना, आप हर साल 7.26 से बुक करो, कोई मसला नहीं है। अल्टीमेटली जब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पार करोगे वो खुद ही नॉक ऑफ हो जाएगा। बात समझ आ रही है भाई? एक रेट यूज करके इनकम बुक करोगे, अल्टीमेटली किस पे लेके जाओगे? फेयर वैल्यू पे। इंटरेस्ट भी कहां जाता है? पीएनएल में। साथ साथ बोलोगे, इंटरेस्ट भी कहां जाता है? फेयर वैल्यू भी कहां जाती है? पीएनएल में। तो खुद ब खुद नेट ऑफ हो जाएगा। सिर्फ फर्क इतना होगा कि कभी इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगी, कभी इंटरेस्ट इनकम ज्यादा हो जाएगी। पर मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन इश्यूज नहीं देख रहा, मैं सिर्फ अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि भाई हाँ, ये चीज का ख्याल रखना कि अगर एक आईआरआर दिया हुआ है तब भी कोई मुश्किल नहीं है। ऑनलाइन वालों और आप सब लोग क्या ये बात समझ आती है? रिवाइज हो गया? ये अलग अलग आईआरआर दिया हुआ है तो परफेक्ट है। हर साल कौन सा आईआरआर? अलग आईआरआर। अगर अलग आईआरआर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को अलग, फेयर वैल्यूएशन को अलग। जल्दी से जी, बिल्कुल वेरी गुड, जल्दी से नमाज पढ़ के आ जाए 10 मिनट में, फिर हमें इशू करके सवाल पे जाना है। सही है जी, मिलते हैं। अरीना पीएनएल वाले मॉडल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि मेरा मतलब मकसद ही ये होता है खरीदना बेचना, तो सेलिंग एक्सपेंस है। सही है, एक सेकंड ना, सही है। बस मैं अभी आ रहा हूँ, बस 10-15 मिनट का ब्रेक है, इससे ज्यादा नहीं लेना, जल्दी आ जाना। बस आ गए जी। ओके जी। अच्छा यार, आखिरी चीज रह गई है, प्लीज फोकस करिएगा। इशूअर की अकाउंटिंग, और प्लीज सुनिएगा इधर, यानी इशूअर की अकाउंटिंग रह गई है। मैंने आपको ये कहा था कि इशूअर दो तरीके की सिक्योरिटी इशू कर सकता है, जैसे वो बंदा दो तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है, डेट सिक्योरिटी और इक्विटी सिक्योरिटी। इक्विटी सिक्योरिटी की मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाई क्योंकि वो हर दर्जे की आसान है। सिर्फ एक चीज को डिस्कस कर रहा हूं, जरा वो फोकस के साथ सुन लेना। वो ये कहता है कि जब भी इक्विटी इशू करेंगे आप, सही है, और इक्विटी की इशुएंस पे कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी, तो प्लीज एक एक करके सीख लेते हैं। अज्यूम ये किया मैंने, मतलब इसको बंद करके खाली यहीं पे मैं बता देता हूं, ताकि अगर ऐसा सवाल है तो आप लोगों से आराम से हैंडल हो जाए। हाँ भाई, इक्विटी सिक्योरिटीज में इशूअर की अकाउंटिंग की बात हो रही है इधर यार, जानी हमजा। हाँ भाई, मैंने शेयर इशू किए हैं कोई सर 10,000 शेयर्स। सही है जी, एट ₹25 ईच। 10,000 शेयर इशू किए हैं, दैट मीन्स कि मैं इशूअर हूं, मुझे पैसे मिलेंगे। ऐसा ही। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ब्रोकर का काम ये होता है कि इन्वेस्टर से भी पैसे चार्ज करता है, इशूअर से भी। अच्छा जी, वो कह रहा है भाई 1.5% की ब्रोकरेज है। अच्छा भाई, मैं कह रहा हूं कि भाई फेयर वैल्यू मार्केट में चल रही है 25 की। प्लीज सुनिएगा भाई, अब जब मैं इशूअर हूं, सुनना मेरी बात, जब बैंक में पैसा गिरेगा और वो मेरे पास ट्रांसफर होगा, क्या सामने वाला बंदा जो ब्रोकर है अपना कमीशन डिडक्ट करके मुझे पैसे देगा? पक्की बात है। तो आपको पैसे कम मिलेंगे या ज्यादा? तो एक बात याद रखिएगा, इशूअर के केस में, चाहे वो इक्विटी सिक्योरिटी इशू कर रहा हो या डेट सिक्योरिटी, इस केस में फेयर वैल्यू में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस होती है। माइनस होने की लॉजिक दे रहा हूं, माइनस इसलिए होती है क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे कम, वो अपना कमीशन काट के देगा। तो इससे पहले वाले केस में इन्वेस्टर में आप ऐड करते थे क्योंकि आप पैसे देते थे ज्यादा, अब आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो मिलेंगे कम। याद रहेगी ये बात? चलें जी। सर मुझे एक बात बताएं, इसमें कितनी आ रही है? 1.5%। 25 का 1.5%।
सर नेट रिसीट कितनी? अच्छा आप कह रहे हैं सर आपको इतने पैसे मिलेंगे 10,000 के हिसाब से, कितना आ रही है सर? कैश हुआ होगा डेबिट, ऐसा ही है क्या? इसके अंदर से मैं आपसे पूछता हूँ कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेट हुई भी है? चलें जी, अब आपको वो कहता है कि भाई शेयर कैपिटल आप क्रिएट करेंगे हमेशा पार वैल्यू पे, क्योंकि इसी पे रिटर्न दिया जाता है, प्रीमियम आपके नाम का पैसा होता है, सही है जी। अच्छा जी, इसको मैंने 10,000 इंटू 10 किया, कितना आ गया? 1 लाख रुपए। अच्छा जी, अब प्रीमियम की बारी आ गई। अच्छा आप सुनना प्लीज, हाँ, जब मैं शेयर प्रीमियम क्रिएट करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, आपको इशुएंस तो 25 के हिसाब से किया, तो आपको पैसे इतने मिले, तो मुझे एक बात बताएं, 24.625 में से 10 तो शेयर कैपिटल में रिकॉर्ड हो गए, तो बाकी प्रीमियम के नाम पे आपको कितने मिले? 14.625, ऐसा ही है भाई? कितने शेयर्स पे? 10,000 पे कितना आ गया? 14। यानी सर आप ये क्यों नहीं कहते सीधा कि स्टैंडर्ड में आईएफआरएस में ये लिखा हुआ है कि व्हेन एवर यू आर इशूइंग इक्विटी सिक्योरिटीज, आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेट होगी एडिशनल इक्विटी में से, और एडिशनल इक्विटी क्या होता है? प्रीमियम। बात समझ आ रही है? अच्छा आप सुनना मेरी बात, अगर ये शेयर प्रीमियम नहीं होता तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में नहीं जाती, रिटेन अर्निंग में जाती। याद रहेगी ये बात? सिर्फ इतना याद रखो कि अगर आपके पास प्रीमियम है तो वो प्रीमियम से माइनस कर देना, अगर प्रीमियम नहीं है तो कहां चार्ज कर देना? रिटेन अर्निंग में। पर पीएनएल में कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी सिर्फ एक लॉजिक है, वो कहता है इक्विटी की इशुएंस पे जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी वो इक्विटी में जाएगी, क्योंकि उसका पीएनएल से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज बताओ ये बात क्लियर है? सर इक्विटी सिक्योरिटी इतनी सी थी इसलिए उसकी स्लाइड नहीं बनाई है। क्लियर है जी? चलिए भाई डेट सिक्योरिटीज पे, शुक्रिया यार। हाँ भाई चलें डेट सिक्योरिटी पे। मैंने यही बताया मनीष, अब इधर देख लो यार, बना देता हूँ उसकी एंट्री। भाई मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने शेयर इशू किए हैं कोई वही 10,000, एट रुपीज 8 पर शेयर, सही है भाई? ये कर लेते हैं हम। अब मुझे एक बात बताओ, आपने जो पैसे रिसीव किए होंगे वो 8 फेयर वैल्यू थी, यानी पावर वैल्यू से भी कम पे हो, ऐसे ही, क्योंकि मार्केट में कंपनी की इतनी वैल्यू नहीं है, पर फिर भी शेयर इशू किए तो भाई कम पे किए, कोई मसला नहीं है। तो सर इसके ऊपर 1.5 कितना आता है? हाँ जी 1.5%, 0.718। अच्छा जी 7.18 आता है। अब मुझे एक बार 7.88, ओके जी सॉरी। अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताओ, इसको अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वो मिल जाएंगे पैसे जो मैंने रिसीव किए हैं, कितना आ रहा है? यही है? अच्छा जी, वो कहता है दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको कैपिटल क्रिएट करना है पावर वैल्यू पे, क्योंकि आपने भले ही लोगों से कम पैसे लिए हैं तो वो आपका अपना नुकसान था, आप लोगों को रिटर्न अभी भी 10 के हिसाब से ही दोगे, क्या बात समझ आती है? तो सर अब आप जरा ये करेंगे। अच्छा जी, अब ये एक्वायर की केस नहीं है, ये सवेरा क्या हो गया, इशू की केस है ना ये। अच्छा भाई अब हमने क्या किया, 10,000 इंटू 10, 1 लाख आ गया। या सर ये तो मसला हो गया, एंट्री बैलेंस नहीं हो रही है। अब शेयर डिस्काउंट, शेयर डिस्काउंट भी आपके फेस पे आता है बैलेंस शीट के, क्या आप बताते हैं कि इतना इश्यूएंस पे आया है? अच्छा ये तो आएगा 2 रुपए के हिसाब से, ये कितना आ गया? 20,000 रुपए। जरा 78,800 और 20,000 को ऐड करो, 98,800, ऐसा ही है भाई? अब सुनो मेरी बात, 98,800 आ रहा है, समझना एक बात, 98,800, बाकी क्या है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट है आपकी। तो सर आप वो रिटेन अर्निंग में फेंक दें कितना? 1,200 का। बात समझ आती है? तो सर जैसा भी नेचर ऑफ अकाउंटिंग हो, अच्छा हमारे ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, अगर मेरी बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई प्रीमियम होता तो मैं शेयर डिस्काउंट को कभी नहीं क्रिएट करता, पहले उस प्रीमियम को खत्म करता और रिटेन अर्निंग की भी हिट
नहीं आती? क्या ये बात याद रहेगी? प्लीज बता दो यार। देखो याद रखना, अगर आपके पास बैलेंस शीट में कुछ सरप्लस प्रीमियम है तो आप उसको खत्म करना, चाहे वो डिस्काउंट के लिए भी क्यों ना खत्म कर रहे हो। बात समझ आ रही है जी? क्लियर है? पक्का? सर इक्विटी सिक्योरिटी होती है खत्म। हम अब किस पे चल रहे हैं? डेट सिक्योरिटी पे, वो भी किसका केस? इशूअर का केस। पर एक चीज याद रखनी है, इशूअर के केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड होती है, लेस होती है? लेस होती है। रीजन दो इसका। पैसे आपको कम मिलते हैं, आपको कट पिटा के मिलेंगे पैसे। चलिए जी, वेरी गुड। अब से हम चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। यार सबको ये स्लाइड शो प्रेजेंट हो रही है? बता दें तो फिर हम आगे चलें। ऐसा है भाई? चलें जी, वेरी गुड। अच्छा भाई, इशूअर के केस में आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा हुआ है तो हल्का फुल्का रिकैप दे दूं। इशूअर अपनी सिक्योरिटीज को दो तरीके से रख सकता है, अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अगर इशूअर को ये लगता है कि वो, शुक्रिया जी तला शेख, अगर वो, प्लीज सुनना, अगर वो अपनी सिक्योरिटीज को जो उसने लोगों से पैसे लिए हैं वो आखिर में ही वापस देगा, तो कौन सा मॉडल? अमोर्टाइज कॉस्ट। सही है। वापस से कह रहा हूँ कि भाई अगर इश्यूअर ने आज पैसे लिए हैं और वो कह रहा है कि भाई मैं सूद समेत आखिर में ही वापस दूंगा पैसे, तो कौन सा? अमोर्टाइज कॉस्ट। सिंपली एसपीपीआई है, टोटली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट है। कोई मसला है इसमें? अच्छा, फिर अगर इश्यूअर को ये लगता है कि वो पैसे आने पे फौरन सेटल कर देगा, तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। इस केस में ओसीआई का कोई केस बनता भी नहीं है। सही है जी? क्लियर है? ये बात याद रहेगी। अच्छा जी, अब इन एनी केस जब आप अमोर्टाइज कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो अमोर्टाइज कॉस्ट में इशूअर फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में सिर्फ फेयर वैल्यू पे करेगा, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट सीधी सीधी क्या होगी? एक्सपेंस आउट। बात समझ आती है? क्लियर है? चलें जी। अच्छा, आप सही आ रही है हरीम आवाज? हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, अमोर्टाइज कॉस्ट की कहानी आप लोग मुझे बताएंगे। उसामा लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर्स ऑन जनवरी 1 2020 ऑफ ₹100 each। इशूड का मतलब क्या है? हम इशूअर हैं, हमें पैसे मिलेंगे। चलें जी, ऑफ ₹100 each। ये 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फेस वैल्यू, पार वैल्यू। पक्की बात है। चलें जी, इसके बाद एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अच्छा, यानी सर मैंने 100 रुपए पे नहीं 105 पे इशू किया है, पर एक बात याद रखना, मैं रिटर्न किस पे दूंगा? 100 पे दूंगा। यानी 5 रुपए मैंने अपने नाम के चार्ज किए हैं। क्या ये मेरा फायदा है? आओ एक गेम खेलते हैं हमजा, अलर्ट रहियो। सही है? चलो जी, फोकस करते हैं, जरा गेम खेलने हैं अभी। मुझे एक बात बताओ, ऐसे एमसीक्यूज आ सकता है भैया अगर वो टेक्निकलिटीज पे आ जाए। इन्वेस्टर इशूअर की बात मिला के करूंगा, फिर इस पे आ जाऊंगा वापस से। जरा फोकस करना, फिर हम सवाल करेंगे इसका। मुझे एक बात बता दो तुम सब लोग, कि इन्वेस्टर के केस में आईआरआर का क्या मतलब होता है? एक्चुअल रिटर्न। हाँ भाई, इन्वेस्टर के केस में आईआरआर का क्या मतलब होता है? एक्चुअल रिटर्न यानी एक्चुअल इनकम। ऐसा ही है? वेरी गुड। अब टेस्ट लूंगा मैं। सही है भाई हमजा? तेरा ये थोड़ा खराब है ना, ज्यादा कम वाला। अभी देखते हैं। चलिए जी, अब मुझे एक मैं तेरे से इसलिए पूछना था कि तेरे को याद है, तू भूले नहीं। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टर की कहानी बता रहा हूँ। इन्वेस्टर ने अगर प्रीमियम पे किया है तो हमजा बताएगा और कोई नहीं। हमजा, इन्वेस्टर का आईआरआर कम होगा या ज्यादा? हाँ, आईआरआर कम होगा। सोच ले। अच्छा, कम इसलिए होगा क्योंकि एडिशनल कॉस्ट है तो इनकम क्या हो जाएगी? चलो, एक और चीज, इन्वेस्टर ने अभी बताओगे? हाँ हाँ, इन्वेस्टर ने डिस्काउंट रिसीव किया है, यानी एक्विजिशन पे ही जब एक्वायर कर रहा था मैं इन्वेस्टमेंट, तो मुझे डिस्काउंट मिला है। आया ज्यादा होगा। रीजन दो। अच्छा, यानी आप बोल रहे हो कि आप पैसे दे रहे हैं, कम मिलेंगे ज्यादा, तो एडिशनल इनकम है तो वो भी आईआरआर के जरिए रिकॉर्ड होगी। वेरी गुड, आप परफेक्ट जा रहे हो। फरूक, मुझे आखिर में इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, आखिर में प्रीमियम मिलेगा, आईआरआर ज्यादा हो जाएगा।
सोचो, एडिशनल इनकम हो रही है, वेरी गुड। अच्छा, आखिर में मुझे पैसे कम मिलेंगे, आया कम हो जाएगा, क्लियर है भाई, याद रहेगा, यानी तुम्हें हर एक केस अभी तुम्हें पता लग गया है। हाँ, वो ऐसे रिलेशन पूछ सकता है तो इसमें अवेयर रहना, वेरी गुड। आगे इशूअर पे आ जाते हैं। इशूअर के लिए आईआरआर क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट होती है, बात याद रहेगी। उसके लिए एक्चुअल इनकम, इसके लिए एक्चुअल कॉस्ट होती है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, जब मैं इशूअर की बात कर रहा हूं, इशूअर ने प्रीमियम रिसीव किया है, अमार, इशूअर ने प्रीमियम रिसीव किया है, तो आईआरआर कम होगा ज्यादा? कम होगा। भंगी, भंगी रिसीव किया है तो इसकी एक्सपेंस कम हो जाएगा। हाँ भाई, बात समझ आ रही है? रिसीव किया है तो एक्सपेंस यानी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्लियर है? हाँ भाई नवीन, इशूअर ने, अब सुनना फोकस के साथ, इशूअर आखिर में इन्वेस्टर को प्रीमियम देगा, आया ज्यादा होगा कम? सोच के पता सुकून से। नबील से आप फोन फ्रेंड कर सकते हैं। ज्यादा होगा क्योंकि मेरी कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। सही है। देखो यार, ये थोड़ा सा टेक्निकली साउंड रहो, देखो रट्टा लगाना तो 2 मिनट का काम है, मतलब रिवीजन सेशन का मकसद ये है कि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइव हो जाएं। सही है जी, याद रहेगा। अच्छा, आखिरी चीज, नबील, इशूअर ने सामने वाले को डिस्काउंट दिया है, आईआरआर कम होगा या ज्यादा? ज्यादा होगा। चौसियों, नुकसान है, मेरा नुकसान है, आज पैसे ले रहा हूं कम, आगे पैसे दूंगा ज्यादा, तो आईआरआर ज्यादा होगा। एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से सोचो। हाँ जी, आप, हाँ, मुझे बताओ, आखिर में इशूअर डिस्काउंट पे पैसे वापस देगा, आईआरआर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इशूअर का फायदा है तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बस ऐसे याद रखना है। ये अगर तुमने दिमाग में बिठा लिया ना भेजे में, इन्वेस्टर के लिए एक्चुअल इनकम है, इशूअर के लिए एक्चुअल कॉस्ट है, तो तुम कभी भी नहीं भूलोगे उसको। क्लियर है भाई? चलें जी, अल्लाह का शुक्र है, अब आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं आराम से, अब कोई चीज मुश्किल नहीं है जिंदगी में। आ जाए जी। कैरिंग का रिटर्न ऑफ 10%, क्या ये 10% नॉर्मल इनकम है? यस सर। रिडेम्पशन है 31 दिसंबर को पार वैल्यू पे, कितने सालों की इन्वेस्टमेंट है, यानी इशुएंस है मेरी 3 सालों की। ट्रांजेक्शन कॉस्ट एप्लीकेबल इज 3%, एक्चुअल कॉस्ट आईआरआर कितना आ रहा है? 9.27। चलें जी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम फेयर वैल्यू आ गया, फेयर वैल्यू के बाद मैंने ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस की है, पैसे कम मिलेंगे सर, बस ये याद रखिएगा। अच्छा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अगर मैं एनालिसिस करूं कॉस्ट के, मैं नॉर्मली कितने पे करूंगा? 3 लाख। 1 मिलियन पे, है ना, 100 रुपए की फेस वैल्यू है ना, 1 मिलियन पे 10%, एक साल में कितना पे करूंगा? 3 सालों में 3 लाख। यहां तक बात समझ आती है? ये एनालाइज कर रहा हूँ, जो कि हो सकता है पूछ ले, मैं कह रहा हूँ हो सकता है। वो बोले रिलेशन बता आईआरआर की इनकम का और वहां का, तो तुम लोग बोलोगे पता नहीं क्या पूछ लिया, तो पूछ सकता है कोई, इसमें कोई वो मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद सर, प्रीमियम आपने इसमें इनकम के तौर पे लिया हुआ है प्रीमियम? अच्छा, हमारी तो इनकम है ना सर, क्योंकि भाई मेरी कॉस्ट कम हो गई, मुझे पैसे मिल रहे हैं ज्यादा, मैं वापस दूंगा कम, ऐसा ही है। तो मेरी इनकम है, इससे मेरी कॉस्ट क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ पे मैं एक्चुअल कॉस्ट के एनालिसिस कर रहा हूँ। चलिए जी, इसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मुझे प्रीमियम मिला है तो मेरी इससे कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट से कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना भाई। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, कुल मिला के, प्लीज सुनिएगा मेरी बात, कुल मिला के मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? हाँ जी, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? ये 2185 गलत है, 303, हाँ जी 30315। अबे क्या हो गया? 86। 3 लाख में से 50 माइनस करो, 31,500 ऐड करो, 281,500, ऐसा ही है। अच्छा जी भाई, मुझे इतना पता है कि मुझे ओवर द पीरियड इतना एक्सपेंस बुक करना है, ऐसा है। चलें यार, आप प्लीज फोकस के साथ मुझे एक बात बताएं, प्लीज प्लीज फोकस के साथ देख के, यहाँ पे ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है तुम्हें, मैंने अज्यूम, ये मैंने सामने वाले को बोला ये था, प्लीज सुनना, मैंने सामने वाले को ये बोला था कि मैं आपको 10% का रिटर्न दूंगा,
10% का रिटर्न अमाउंट वाइज 3 लाख का बनता है। अगर इससे 1 रुपया भी मेरी कॉस्ट कम हो रही है तो मेरा फायदा है, तो क्या परसेंटेज वाइज भी मेरी कॉस्ट कम होनी चाहिए? कितनी है? 9.2657। बात समझ आती है? लॉजिकल कनेक्शन है इसका, सही है? तो ये एग्जाम में भी जरा इसको ऐसी तमीज से देखना, सही है जी? गलती पकड़ में आ जाएगी। चलें जी, वट एवर द केस इज सर, ये हमने शुरू किया था 1018500 से, सही है जी? हमने इंटरेस्ट पे किया पहले साल, कैश आ गया और बॉन्ड की लायबिलिटी हमने क्रेडिट की 1018500 से। अच्छा जी सर, इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने बुक किया, कैश मैंने पे किया होगा हमेशा कुपोन के लिहाज से, फेस वैल्यू के हिसाब से करता हूं ना। मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी कम हो गई कितने से? 5629 से। अच्छा, आइडियली मुझे एक्सपेंस बुक करना चाहिए, प्लीज सुनिएगा, 1 लाख रुपए का। मैं बुक कर रहा हूँ 1 लाख से कम का, क्योंकि मुझे इसमें टेक्निकली एडिटिव एडवांटेज प्रीमियम की वजह से। बात समझ आ रही है? तो टेक्निकली अमोर्टाइज हो रहा है ओवर द पीरियड। बात समझ आ रही है जी? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये प्रीमियम नहीं होता, लॉजिकल जवाब देना, अगर ये प्रीमियम नहीं होता और मैंने उल्टा डिस्काउंट दिया होता, तो मेरा आया 10% होता है, इससे ज्यादा? इससे ज्यादा होता ना, क्योंकि मेरी एडिशनल कॉस्ट आती। वेरी गुड। फिर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होती रेदर देन डिक्रीज होने के बजाय। क्लियर है जी? अच्छा जी, ये सारी चीजें, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंशियल लायबिलिटी, डेबिट, कैश, क्रेडिट, ये सारी चीजें आखिरी में पैसे वापस ले आएंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। अच्छा जी, अब जरा एक चीज, इशूअर का अगर मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की बात करूं तब भी कहानी सेम रहेगी, खाली हर साल लायबिलिटी क्या हो रही होगी? फेयर वैल्यू पे जा रही होगी। बात समझ आती है? क्लियर है? सवाल करें इसका? आ जाओ जी, एक ऐसा बेंचमार्क सवाल है जो तुम्हारा इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज दोनों को क्या करा देगा? रिवाइज करा देगा, चाहे वो इन्वेस्टर हो या इशूअर हो। अभी दे रहा हूं बस आपको मैं सवाल, 1 मिनट दीजिएगा। मालूम, मैंने जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो पे किया ना, तो इसका मतलब ये है कि जो मुझे पैसे मिलेंगे वो कट के मिलेंगे, इसलिए मैंने माइनस कर दिया उसमें से। प्रीमियम मुझे मिला है ना, तो मेरी इनकम है ना, इसने कॉस्ट को कम किया है ना, सही तो है? मैंने बताया फुरकान, पीएनएल में तो नॉर्मल चीजें चलेंगी ना। मनीष, फेयर वैल्यू टू पीएनएल में सेम चीजें होंगी, बस हर साल लायबिलिटी फेयर वैल्यू पे जारी होगी। अच्छा जी, 1 मिनट भाई, पहले ये कंफर्म करें सबको रिसीव हो गया? चलें जी, बस 1 मिनट रुकिएगा। क्या हो जाता है ऐसा? हाँ भाई, ये एक मासूम सा सवाल है। हाँ भाई, IFRS 9 के एक सवाल है मासूम सा, जो तुम कहते हो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। आप इसको रीड करें, आप देखें आपसे क्या हो सकता है इसके अंदर, और फिर मुझे आंसर करके बता दें इसका। ये बिल्कुल मेरा बनाया हुआ है। क्या कह रहा है? होगा होगा, क्यों नहीं होगा यार, मेरे सवाल आसान होते हैं कंपैरेटिवली। दादा, तुम लोगों ने ये सवाल कर लिया ना IFRS 9 पे ग्रुप में? आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप जूम भी कर सकते हैं जो ऑनलाइन ले रहे हैं भाई। अब आ गया मारूफ, और ये मैं ऑलरेडी ग्रुप पे भी शेयर कर चुका हूँ।
भाई इसके लिए आपके पास कोई टाइम है 20 मिनट का, 22 मिनट का। 25 नंबर। चलो यार, 9:05 तक का टाइम है आपके पास, सही है जी। अब हम लिख देते हैं भाई। चालू हो जाएगा इतनी देर में। जरा देख के करना ये सवाल भाई। कौन सा? हाँ, हुजैफा लिमिटेड की इंटेंशन ये है कि वो डिबेंचर को आना, तो ऐसा नहीं करे यार। दस मिनट और। चलिए जी जानी, डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ जी, क्या लोग, आ जाओ।
वैसे ही 2 मिनट दे दूं, हो गए ना 9-10। चलें जी, वेट करते हैं हम। आ जाओ जानी, डिस्कस कर लें जल्दी से, इधर फोकस। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, इसमें दोनों की अकाउंटिंग करनी है, इन्वेस्टर इशूअर दोनों की है, सही है? अच्छा जी, अब प्लीज फोकस करना। पहले बताओ कोई ऐसा चौसी जिसने ये चीज इग्नोर की हो कि जो इशूअर है उसकी तो मैं 100% सिक्योरिटीज की अकाउंटिंग करूंगा। इस बात का ख्याल रखा था? पहुंचे नहीं थे इशूअर पे। चलो जी, इन्वेस्टर देख लेते कितना सही किया था। आ जाओ। हाँ भाई, पहली लॉट मैंने परचेज की 154 की, और हमारा ये जो मॉडल है ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। ऐसे पता लगा कि उसने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड किया तो ये आ गया 156.31, ऐसा ही है? अच्छा जी सर, हमने इन्वेस्टमेंट की डेबिट और कैश किया क्रेडिट, सबका यही आंसर था। चलें जी, फिर हमने मार्च में दूसरी लॉट परचेज की है 165 की, इसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की तो ये आंसर आ गया। हमने इसको इतने से कैपिटलाइज किया, यही किया हुआ भाई। चलिए जी, परफेक्ट। इसके बाद सर हमें मिला है डिविडेंड, प्लीज सुनिएगा। उसने डिविडेंड कितने परसेंट दिया? 15%, ऐसा ही है? भाई मुझे तो सिर्फ उसकी पंचायत करनी है जो मेरे पास है। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास पहले शेयर्स कितने थे? 10,000। बाद में और कितने परचेज किए? 2,000। कुल मिला के शेयर्स आ गए 12,000, सही है? क्या मुझे उन शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा जो डिविडेंड से पहले तक मेरे पास मौजूद है? ऐसा ही है? तो मुझे एक बात बताएं, टोटल पावर वैल्यू 10 की है। उसने अपनी पूरी इक्विटी पे जितना भी डिविडेंड दिया हो, मुझे अपने एक्वायर्ड शेयर कैपिटल पे कोई 18,000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। ये कितने लोगों ने सही किया था? वेरी गुड जी, सिर्फ अपना अपना हिसाब किताब देखा था। ओके जी। अच्छा वैसे इसको यूं भी निकाल सकते हैं, शेयर डिविडेंड की डेट पे तो लाजमी बताएगा आपको कि सर वेग नहीं रखेगा। अच्छा एक और चीज, इसको यूं भी देख सकते हैं, टोटल शेयर कैपिटल उसने कितना इशू किया है? 1 लाख। 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 मिलियन, ऐसा ही है? 1 मिलियन पे 15% लगाओ, 150। 150 में से डिविडेंड में से तुम्हारी होल्डिंग कितनी है? होल्डिंग कितनी है अभी? कितनी परसेंट हो गई है होल्डिंग? 12%। तो भाई जरा लगाओ, 150 पे 12%, 18,000 आता है। तो भाई ऐसे भी निकाल सकते हो आप। अगर ओवरऑल बेसिस पे देखो तो अपने शेयर का हिसाब किताब करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। चलिए जी आगे सर। इसके बाद अक्टूबर 1 पे क्या मैंने कुछ शेयर्स को बेचा है? अच्छा उसकी रिसीट आई है 254,130, इन्वेस्टमेंट इतने से चली गई और ये गेन आ गया ओसीआई का। मुझे एक बात बताओ, क्या पहली बार गेन आई है? इससे पहले तो बुक नहीं हुआ। तो जितना भी गेन बुक हुआ उसको उठा के मैंने कहां फेंक दिया?
रिटेन अर्निंग में सर ये चला गया यहाँ पे, यहां तक कोई मसला। अब एक चीज याद करो, जब भी कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो वो जो बोनस इशू करने वाली, वेरी गुड जी सवेरा, बोनस इशू करने वाली जो कंपनी है वो तो एंट्री बनाती है रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि उसका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। पर इन्वेस्टर इसकी कोई एंट्री नहीं बनाता। उसके बाद शेयर्स तो आ जाते हैं, भाई क्या उसकी जेब से कोई पैसा लगा है, और उसकी वेल्थ में भी कोई चेंज नहीं आता। सिर्फ हम क्या करते हैं, हमने बड़ा डिटेल में देखा था कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड इशू करती है, याद आ रही है ना बात, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो इन्वेस्टर उसकी कोई एंट्री नहीं बनाता, यानी बोनस डिविडेंड की बात कर रहा हूं, बोनस शेयर्स। एक बात बताएं कि इस बात से फर्क पड़ेगा कि हमने किस मंथ में शेयर बाय किए, और फ्रैक्शन अप्लाई करें हम, हमें उतना ही मिलेगा जितना शेयर बनता है रिस्पेक्टिव। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कितनी होल्डिंग है उस दिन पे अडी ना, उसके अलावा थोड़ी ना हो सकता है। हाँ जी हमजा पूछो। हाँ हाँ डिविडेंड 1 अक्टूबर को तो बताता ना मेरी जान, वो सवाल में वेट थोड़ी ना रखेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि वो बताएगा एग्जाम में आपको, उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा ये इधर यार, यानी बातें नहीं इधर देखो। अच्छा भाई ये बात तो समझ आती है, याद आती है कि जब भी सामने वाली कंपनी बोनस इशू करेगी तो इन्वेस्टर्स की कोई एंट्री नहीं बनाएगा। मैंने तुम लोगों को इसका पूरा परफॉर्मा बना के दिखाया था कि टोटल वेल्थ कंपनी की चेंज नहीं होती, ऐसा ही है, टोटल नहीं कर सकते मारूफ, वही बता रहा हूं जरा समझो। इन्वेस्टमेंट क्यों डेबिट करूंगा, इनकम थोड़ी ना मेरी। ये मैंने पूरा केस बताया हुआ है बच्चों को कि भाई भाई एक लॉजिक लगाओ, आपकी क्या टोटल वेल्थ में कंपनी की कोई चेंज आया है, या कंपनी के शेयर प्राइस अभी भी वही है? कंपनी के शेयर प्राइस तो अभी भी वही है, इवन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। अगर सर इसको सिर्फ समझाना चाहूं तो जरा ये देख लो 1 मिनट के लिए, और हाईली एक्सपेक्टेड ये इस तरीके से वो पूछ सकता है। इधर देख लो यार प्लीज, भाई ये कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 1 लाख, अज्यूम कर रहा हूं उसकी शेयर प्राइस है, प्लीज सुनिएगा यार इधर, कोई 102 की। कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है? हाँ जी जल्दी बता दो। यही है भाई, कंपनी ने बोनस शेयर इशू की है, प्लीज देखना यार इधर, कंपनी ने जो बोनस शेयर इशू किए हैं वो कितने परसेंट किए हैं? 10% बोनस दिया है। अच्छा 10% बोनस का मतलब है भाई 10,000 शेयर इशू किए हैं, ऐसा ही है। अच्छा जी आप मुझे एक बात बताएं, 10,000 शेयर के अगेंस्ट में कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिला, ऐसा ही है, तो दैट मीन्स ये कंपनी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। अब जरा प्लीज सुनिएगा, 1,10,000 कंपनी के टोटल शेयर हो गए, ये इशूअर की बात कर रहा हूं सामने वाली कंपनी, और कंपनी की टोटल वैल्यू अभी भी सेम है। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास इस कंपनी के कोई 1,200 शेयर्स हैं, सही है भाई, मैंने अज्यूम ये किया कि 12,000 शेयर्स हैं, चलें जी ऐसा ही है। अगर मेरे पास इस कंपनी के 12,000 शेयर्स हैं, दैट मींस कि मैं इस कंपनी का 12% का मालिक हूं। अगर उस कंपनी ने बोनस इशू किया है तो उस 10,000 में से मुझे 1,200 मिलेंगे, ऐसा ही है। मेरे टोटल शेयर्स कितने हो गए मेरे पास? ऐसा ही है भाई, ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो, यहां तक बात समझ आती है कि ये मेरे टोटल शेयर्स हो गए आफ्टर बोनस इशू, ये मुझे फ्री में मिले हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जरा कंपनी की टोटल वैल्यू को कंपनी के टोटल शेयर्स से डिवाइड करो, कंपनी के एक शेयर की प्राइस आ जाएगी बोनस इशू के बाद, कितनी आती है? बड़ा मुश्किल काम दिया तुम लोगों को मैंने ये, 92.72, चेक कर लो यही है। अच्छा ये प्लीज सुनना, क्या मैं कह सकता हूं बोनस इशू के बाद कंपनी की एक शेयर की प्राइस इतनी हो गई है, ऐसा है?
अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इस बोनस इशू से पहले, इस बोनस के इशू से पहले मैंने अपने एक शेयर को 102 पे रखा हुआ था बीइंग एन इन्वेस्टर, हाँ या नहीं? अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, मैंने अपने शेयर्स को यानी 12,000 शेयर्स को 102 पे रखा हुआ था, कितना आता है? 12,000 इंटू 102 11 यानी मैं कह रहा हूं मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये थी, ऐसा ही है। मुझे अब मिल चुके हैं बोनस शेयर्स, सही है। बोनस शेयर्स के बाद मेरे टोटल शेयर्स हो गए 13,200। जरा अब ये 13,200 कुल मिला के जानिए इधर हमारा 13,200 कुल मिला के शेयर्स क्या अभी 102 के रहे हैं या 92.72 के हो चुके हैं? यही आ गया 1224000। सर सिखाना ये था इसके अंदर, प्लीज सुनिएगा, सिखाना ये था कि जब भी बोनस इश्यू होता है तो कंपनी की टोटल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स, प्लीज हम आप पूछ ले सवाल, आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, आपके नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के इस तरीके से इंक्रीज होते हैं कि पर शेयर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो मुझे एक बात बताओ, अभी आज की डेट पे इस दिन पे क्या इन्वेस्टर का कोई फायदा है या इसके बाद होगा? हाँ जी, मैं आप सबसे पूछता हूँ, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इन्वेस्टर का बोनस इशू के दिन कोई फायदा होता है? तो मैं क्या कोई एंट्री बनाऊंगा, क्या मेरी वेल्थ में इजाफा है, क्या मेरी कोई इनकम है? नहीं, इनकम होगी अभी या इसके बाद ईयर एंड पे? ईयर एंड पे होगी। बात समझ आती है? हाँ भाई ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ जी, तब तो होगा ना, मत फायदा आप देखेंगे आगे। चलिए जी भाई, ये बात समझ आ गई कि बोनस की कोई एंट्री नहीं बनेगी कि टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर विल रिमेन अनचेंज। भाई कंपनी की वैल्यू में चेंज नहीं आया तो तुम्हारी वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है? सिर्फ तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। पर एक और चीज याद रखो, नंबर ऑफ शेयर्स, प्लीज सुनना, नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे जितने भी इंक्रीज हुए हैं, समझना मेरी बात, नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे जितने भी इंक्रीज हुए हैं तुम्हारी वैल्यू में उतना भी डिप आया है, कि टोटल वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई है। क्लियर है जी? अच्छा जी सर, 2,000 शेयर्स तो उज़ैफा से नहीं खरीदे थे? यार मेरी एक बात सुनो, एक कंपनी ने, इधर मेरी बात सुन लो करिश्मा भाई, एक कंपनी ने किसी से भी शेयर्स खरीदे हो, शेयर होल्डर्स ही खरीदे थे। जो सामने वाली कंपनी है वो तो बोनस डिविडेंड अपने टोटल शेयर्स पे देगी ना हर शेयर होल्डर को। करिश्मा इससे इससे इसका क्या ताल्लुक है कि उसने किसी से भी खरीदे हो? पहले शेयर इशू हुआ था, उसके बाद तो वो मार्केट से खरीदेगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी ईयर एंड पे आया नहीं ना फरिया? हाँ भाई ईयर एंड पे चले, क्या फायदा होगा इसके बाद? चलें जी आगे लेके चलते हैं इसको। सर आप जरा फोकस के साथ इधर देखें, मुझे जो बोनस शेयर्स मिले हैं जरा प्लीज बताएं, क्या मेरे पास 8,500 और 2,000 शेयर्स थे पुरानी लॉट में से? 8,500 कंफर्म करो हाँ या नहीं, ऐसा ही है? अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ, बोनस कितने परसेंट का मिला है? हाँ जी 10% का। तो मुझे एक बात बताओ, बोनस तो उन शेयर्स पे मिलेगा ना जितने मेरे पास थे। भाई बोनस की ट्रीटमेंट क्या होती है, जितने लोगों के पास जितने शेयर है उसमें 10% सबको मिलेगा। तो मेरे पास क्या 8,500 थे पुरानी लॉट में से? सही है। मुझे एक बात बताओ, 2,000 पे न्यू खरीदे थे, कुल मिला के शेयर्स कितने थे मेरे पास? या प्लीज इधर फोकस करो, सारे काम बंद करके यार तुम लोग इधर देख लो एक मिनट इधर। मुझे एक बात बताओ फोकस के साथ, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 8,500 प्लस 2,000 शेयर से कितना आ गया? मेरे पास 10,500 टोटल शेयर्स हैं। अच्छा कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कोई एक लाख शेयर्स है, मेरी होल्डिंग कितनी है? 10.5%। इस कंपनी में मैं 10.5% का मालिक हूं। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, सामने वाली कंपनी जब बोनस इशू करेगी तो 10,000 शेयर इशू करेगी अपने टोटल शेयर्स पे, उस 10,000 शेयर्स में से तुम्हें कितने मिलेंगे? 10.5। ये कितना आता है? 1050 शेयर्स आते हैं। अच्छा फिर मैं आपको बोलता हूं कि 1050 शेयर्स की आप उस दिन पे कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। अभी पूरी लॉजिक दी, क्यों? क्योंकि टोटल वैल्यू में कोई इजाफा, और अब आ चुकी है रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग पे मुझे एक बात बताओ, आप गेम देखेंगे, मेरे पास पुरानी लॉट इतने पे थी, कितने पे थी? फेयर वैल्यू चल रही है इतनी,
गेन आ गया 26.19 का, इस पे इतने का गेन आ गया, इसमें कोई पंगा? नो सर, ये इतने पे खरीदा था, इतने पे है, इतने का गेन आ गया, इतने का गेन आ गया। भाई बोनस शेयर्स 1050 फ्री में मिले, क्या उसकी कोई कॉस्ट थी तुम्हारी? तो मतलब अब वो गेन में हो गया, अब वो गेन हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई उस दिन तो वैल्यू में चेंज नहीं आया था, मैं समझ सकता हूं, पर रिपोर्टिंग पे जैसे ही वैल्यू बढ़ी तो दैट मींस कि वो फ्री के शेयर्स हैं तुम्हारे, अब क्या वो टेक्निकली गेन में कन्वर्ट हो जाएंगे? अच्छा जी, आप सीधा सीधा वो मेरा अच्छा लॉजिक भी लगाओ, वो फ्री के शेयर्स आज बेचने जाऊंगा तो आज फायदा होगा, पर उस दिन बेचने जाता तो नहीं होता। रीजन, टोटल वैल्यू में चेंज नहीं आता। क्लियर है जी ऑनलाइन वालों, समझ आती है ये बात? आपका ये पूरा गेन आ गया, तो सर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई 444,290 की। अब सर आपने इसकी एंट्री क्या बनाई? इन्वेस्टमेंट डेबिट, ओसीआई क्रेडिट। कोई ऐसा जो यहां तक पहुंचा हो बिल्कुल सही? वेरी गुड जी। बोनस के अलावा उमामा कह रही है सर अगर रिपोर्टिंग से पहले बोनस बेच देते तो आपने सीधी सी बात है शेयर्स को करना होता क्रेडिट, जो कि आपने किसी वैल्यू पे रिकॉर्ड ही नहीं किए, मैं पूरा पूरा गेन आ जाता। कैश डेबिट गेन क्रेडिट, सही है उमामा? देखो यार एक अच्छा सवाल था उमामा का, सुनो मेरी बात। उमामा ने ये कहा कि सर व्हाट इफ, प्लीज सुनिएगा, व्हाट इफ ये जो शेयर्स हैं मैं रिपोर्टिंग से पहले बेच दूं, तो क्या आपने इसको रिकॉर्ड किया था? क्या आपने इन शेयर्स को रिकॉर्ड किया था जो डी रिकॉग्नाइज करोगे? नहीं किया था ना, तो सीधा सीधा गेन हो जाएगा। तो मैं भी तो यही सिखा रहा हूं कि सीधा सीधा गेन मतलब कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। क्लियर है? क्योंकि वो सीधा सीधा गेन देके चले आएगा आपको, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो डी रिकॉग्नाइज क्या करूंगा। क्लियर है? चलिए जी, और वही सीधा सीधा गेन अभी ट्रांसलेट होता हुआ दिखता है तुम्हें। इसके बाद सर डेट सिक्योरिटी, मैं जल्दी जल्दी खाली एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूं। क्या तुम लोगों ने इतना किया हुआ है कि भाई क्लोजिंग इतना निकाल लिया था 315? पक्का? पहले साल का फेयर वैल्यू गेन इतना आ गया था 20354। हाँ अच्छा जी, अब हमला हमारे भाई कह रहे हैं कि सर नॉट रिक्वायर्ड क्यों लिखा हुआ है? मुझे बताओ रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ था कि कौन सा साल की बनानी है? एक ही साल की बनानी है। तो तुम लोगों को यही तो सिखाना चाहा था आज की क्लास में। इतना लेंदी सवाल है सर, इतना कम टाइम दे रहे हैं। अबे भंगी, दिया ही एक साल है, क्यों आगे जा रहे हैं? तो ये एग्जाम में तुम लोग अपने साथ ना इंसाफी करोगे अगर तुमने ये हरकत की है। जरा फोकस करना है एग्जाम के अंदर कि एक साल का डेटा है तो मतलब एक साल का, और ये सवाल आराम से हो सकता था तुमने लंबी क्यों की है, तुमने पूरी वर्किंग की है। तुमने पता है क्या किया होगा? कैरिंग अमाउंट निकाली होगी, गेन निकाला होगा, फिर आंसर लाए होगे, जबकि मैंने उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं दी। याद रहेगा अब एग्जाम में। चलें जी, इसके बाद सर अगर मैं इशूअर की बात करूं, प्लीज हल्की फुल्की सी चीज है, जरा फोकस करिएगा। क्या तुम लोगों ने इशूअर की इक्विटी की एंट्री बनाई है? पहुंचे ही नहीं थे यहाँ पे भाई। 154 का इशू किया है, 2.13 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, और ये गेन ये अमाउंट आ गई जी जानी, यही बनाई है, पक्की बात है। अच्छा जी, ये क्या 14169,000 के अंदर क्या पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेट हुई हुई है? क्लियर है जी? अच्छा जी, इसके बाद डेट सिक्योरिटी, आपकी टोटल अमाउंट आ रही है 3102750, ये दी भाई। चलिए जी, ये यहाँ पे ये अमाउंट आ गई, और ये इसके बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है जो कि मैं रिपोर्टिंग डेट की दूंगा 3081818। और देखो मैं फिर कहूंगा ये आराम से सवाल 20 मिनट में हो सकता था, रीजन बीइंग के वर्किंग सिर्फ कितने सालों की करनी है? एक साल की करनी थी, और आराम से। अब देखो एग्जाम में ऐसा सवाल आया उसकी वेटेज की 15 नंबर की हो, तो उसमें ये घबराना नहीं कि इतनी सारी वर्किंग करनी होगी, भाई इतनी सारी वर्किंग करनी नहीं है, फिर कितने सालों की करनी है? एक साल की। मैंने करा दिया ना, साथ वाला आ सकता है, मना थोड़ी ना है। अच्छा जी, अब एक और चीज सीखो इधर। अब ऐसे नहीं कि मैंने जब मुंह से बोल दिया कि एक साल की वर्किंग है तो सवाल में 2 सालों की मांगी हो फिर भी एक साल की चिपका के आ जाओ। सही है? तो खुदा के वास्ते वो ध्यान में रखना। सही है जी? होपफुली आपका IFRS 9 भी रिवाइज हो गया होगा, वो भी तमीज से। सही है जी? मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक IFRS 8, इफरिक और सेगमेंट रिपोर्टिंग, और उसके साथ वो IS 41। चलिए जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। मैं भी सेंड कर देता हूँ, वो भी हो जाएगी।